हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में टोटल आपके एग्जाम 54 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 18/2/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 के इतनी शिफ्टों में आपके एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11 से लेकर 18 तारीख के शिफ्ट 2 तक के सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग इस वीडियो में 18/2/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बॉड मास थ्योरम आपको हमेशा पता होना चाहिए किसी भी सिंप्लीफिकेशन को हल करने के लिए। तो बॉड मास में क्या होता है, BODMAS। बी से आपका हो जाता है ब्रैकेट। ब्रैकेट आपके 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका बिग ब्रैकेट होता है, एक आपका मिडिल ब्रैकेट, एक आपका स्मॉल ब्रैकेट होता है। फिर उसके बाद ऑफ। ऑफ का मतलब हिंदी में का दिया हुआ रहता है और इंग्लिश में ऑफ दिया रहता है, जिसका मतलब क्या होता है, गुना होता है। डी से आपका हो जाता है डिवाइड यानी कि भाग, एम से मल्टीप्लाई यानी कि गुना, ए से ऐड यानी कि जोड़, एस से सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा होता है। जो आपका पहले दिया गया यानी कि ब्रैकेट पहले है तो पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद ऑफ को, फिर उसके बाद डिवाइड को, यानी कि जो पहले है वो उसको पहले हल करेंगे बॉड मास थ्योरम के हिसाब से, और जो बाद में है उसको बाद में हल करेंगे। तो चलिए सिंप्लीफिकेशन को हम लोग हल करते हैं। तो सबसे पहले हल क्या करेंगे, इस स्मॉल ब्रैकेट का सारा हल करेंगे। जिसे जब पूर्णांक को तोड़ेंगे फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 1 10/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 10/3। आगे क्या है, +5। आगे आपका क्या है, +5 है। तो जब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम 3 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 15 10 आपका कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी कि इस स्मॉल ब्रैकेट का अंदर का सारा आंसर कितना आएगा, 25/3 आएगा। आपका कितना आएगा आंसर, 25/3 आएगा इसके स्मॉल ब्रैकेट का हल करने में। स्मॉल ब्रैकेट से जब इसे बाहर निकालेंगे तो आगे क्या दिया गया है, यहाँ पर पूर्णांक में यहाँ पर नंबर दिए गए हैं जो कि इनटू में है, किससे, छोटे ब्रैकेट वाले से। तो इसे क्या करेंगे, पूर्णांक को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 11/10 हो जाएगा। इधर मिडिल ब्रैकेट है तो मिडिल ब्रैकेट रहने देंगे। यहाँ पर जो है माइनस का साइन है तो माइनस का साइन होगा। इसे पूर्णांक को भी क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 है, एक कितना हो जाएगा, 33/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 33/2 हो जाएगा। फिर बिग ब्रैकेट है तो यहाँ पर बिग ब्रैकेट दे देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे और इधर पूर्णांक को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, यानी कि फ्रैक्शन यानी कि पूर्णांक को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 5/3 आएगा। तो ऊपर का सारा जो है यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लिया, तो नीचे का भी क्या करेंगे हम लोग, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर 1/4 है तो 1/4 रहने देंगे और यहाँ पर ऑफ का साइन है। क्या है, ऑफ का साइन है। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुना होता है और ऑफ को जो है सबसे पहले हल किया जाता है। तो ऑफ को क्या करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, पूर्णांक में यहाँ पर नंबर दिए, तो पूर्णांक के नंबर को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 1 5/2 होगा। कितना होगा नंबर, ये जो है 2 पूर्णांक 1/2 है। इसी जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5/2 आएगा। यानी कि 1/4 इंटू क्या होगा, 5/2 होगा। यानी कि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 5 × 1 यानी कि 5 और नीचे 4 × 2 यानी कि 4 दूनी 8 होगा। फिर आगे क्या है, भाग का साइन है। आगे क्या है, भाग का साइन है। तो भाग का साइन जब गुना में चेंज करते हैं तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। जब भाग के साइन को गुना में चेंज किया जाता है तो सामने वाली संख्या क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर गुना का साइन दे देंगे और सामने वाली संख्या को उल्टा लिख देंगे। यानी कि जब सामने वाली संख्या 3/5 है तो उसे क्या लिखेंगे, 5/3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5/3 लिखेंगे। फिर उसके बाद गुना का साइन है तो गुना का साइन दे देंगे और यहाँ पर क्या है, पूर्णांक में है तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 × 20 और 4 24, यानी कि यहाँ पर क्या लिख देंगे, 24/5 लिख देंगे और इसे हल करेंगे। यहाँ पर 5 5 कट गया, 8 तिया कितना होता है, 8 तिया आपका 24 होता है। यानी कि पूरा नीचे के सिंप्लीफाई करने पर कितना आया, नीचे का वैल्यू 5 आया। ऊपर का सारा भी क्या करेंगे, अब यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे। ऊपर का क्या करेंगे, सारे यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेंगे। नीचे अब कितना बचा, मात्र 5 बचा है। नीचे आपका कितना बचा, 5 बचा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5/3, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दे देंगे
आगे आपका क्या है 33/2 है, 33/2 है। फिर इसके बाद क्या है माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे देंगे। गुना यहाँ पर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 से कट जाएगा और 5 पच्चे 25 यहाँ पर कट जाएगा, यानी कि कितना हो गया 11 पच्चे 55 हो गया आपका। कितना हो गया 11 पच्चे 55, नीचे कितना हो गया 3 दूनी 6 हो गया, ब्रैकेट में यहाँ पर चला गया। तो इसे हल करेंगे बाकी फिर आके यार, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा। माइनस का साइन सॉरी प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लिख देंगे। ब्रैकेट का अंदर का सारा हल करेंगे तो कितना आएगा, ब्रैकेट का अंदर का सारा हल करेंगे तो नीचे एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 तिया 6 तो 33 तिया कितना हो गया 99 हो गया। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे देंगे, माइनस कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा, यानी कि 99 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा, 99 में से 55 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यानी कि 44/6 बचेगा। नीचे में टोटल कितना बचा हुआ है 5 बचा हुआ है। तो इसे हल करेंगे तो ऊपर का एलसीएम लेंगे 3 और 6 का तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 दूनी 6 यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। नीचे में कितना आपका 5 है तो 44 + 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 54/6 हो जाएगा, 54/6। और टोटल में कितना है नीचे 5 है, 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 54 हो जाएगा। और 5 जो आपका इस तरीके से गुना जो होगा 9/1 बचा, और इधर कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा आपका। 5 को नीचे को क्या लिखेंगे 1/5 लिखेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा आपका टोटल 9/5 आ जाएगा। तो आपका आंसर किस में दिया गया, फ्रैक्शन में नहीं दिया गया, पूर्णांक में दिया गया। तो इसे क्या करेंगे पूर्णांक में चेंज करेंगे, तो पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका आंसर, इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर होगा 1/4/5, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो आपको सिंप्लीफिकेशन को हल करने के लिए हमेशा बॉडमास थ्योरम पता होना चाहिए, और आप सिंप्लीफिकेशन को हमेशा जो है परीक्षाओं में ध्यानपूर्वक बनाए करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक जो है गलती होने की संभावना होती है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका फिर से सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बॉडमास थ्योरम आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है। तो चलिए इसे क्या करते हैं हल करते हैं। तो इसे हल करेंगे तो सबसे पहले हल क्या करेंगे, इस स्मॉल ब्रैकेट का हल करेंगे। इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर का क्या करेंगे सारा हल करेंगे। तो 3.4 में से 2.6 जाएगा तो कितना बचेगा, 3.4 में से 2.6 जाएगा तो कितना बचेगा 0.8 बचेगा। कितना बचेगा आपका 0.8 बचेगा। तो यहाँ पर फिर क्या है ब्रैकेट का अंदर का वैल्यू आ गया, तो हम लोग क्या करेंगे इतना सारा हल कर लेंगे। इस जो है क्या है 1.2 ऑफ 0.8 है, यानी कि ऑफ का मतलब क्या होता है गुना होता है। ऑफ का मतलब आपका क्या होता है गुना होता है। तो जो आपका गुना होगा ये जो 1.2 इंटू 0.8 करेंगे, जो आपका गुना होगा वो भाग के क्या होगा नीचे चला जाएगा, यानी कि 0.08 के नीचे ये पूरी संख्या गुना होकर आ जाएगी। यानी कि इस तरीके से हम लोग इसे लिखेंगे 0.08 बटा 1.2 इंटू 0.8 लिखेंगे। इस तरीके से इतना जो है सारा आपका हल हो गया। फिर आगे क्या है गुना का साइन है तो गुना का साइन दे देंगे, क्या है आपका 0.8 है। फिर उसके बाद ऑफ का साइन है तो ऑफ का मतलब क्या होता है गुना ही होता है, तो यहाँ पर गुना का साइन दे देंगे। आगे क्या है आपका 3.2 है तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। फिर आपका यहाँ पर क्या है बिग ब्रैकेट है, तो बिग ब्रैकेट को अगर हम ओपन करते तो आगे भी क्या है ऑफ है, आगे आपका क्या है ऑफ है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे यहाँ पर भी गुना का साइन दे देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा 9/16 हो जाएगा। तो बाकी सारा इसे क्या कर लेते हैं हल कर लेते हैं। तो 0.8 चला गया, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा आपका, और ये पॉइंट हटाएंगे तो आपका ऊपर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, यानी कि 1 यहाँ पर जो है पूरा 10 जो है क्या हुआ आपका कट गया। फिर यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 16 दूनी 32 कट गया। 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 2 छक 12 हो गया। 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6 आपका हो गया यहाँ पर, 3 तिया 9 हो गया। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 चौक 8 हो जाएगा, यानी कि आपका कितना आ गया यहाँ पर 4 तिया 12, ऊपर में जो है यहाँ पर 4 बचा हुआ है आपका, और यहाँ पर एक आपका 3 बचा हुआ है, यानी कि टोटल गुना में कितना बच गया आपका 4 तिया 12 हो गया। नीचे में आपका कितना बच गया 100 बच गया, यानी कि जब इसे पॉइंट में लिखेंगे फ्रैक्शन से हटाकर जब इसे पॉइंट में लिखेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 0.12 आपका इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर आएगा।
तो आपका सिंप्लीफिकेशन का आंसर जो है यहाँ पर पॉइंट में नहीं दिया गया। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या के बीच जो है 0.12 आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर में दिख रहा है 3 में कि अन्य यहाँ पर दिया गया 0.11 और 0.13, यानी कि 0.11 और 0.13 के बीच में क्या आएगा 0.12 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते चलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका क्या है, ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में क्या दिए गए, ए से ई तक शहर के नाम दिए गए, फिर उसमें जो है सभी शहरों में छात्रों की संख्या दी गई है और उसे बाद में बताया गया कि कितने जो है शहर में लड़के हैं और कितने लड़कियां उन्हें अनुपात में विभाजित किया गया है। फिर देखेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपसे कि स्कूल बी और सी में लड़कियों की कुल संख्या ए और डी में लड़कों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा, यहाँ पर बी और सी में लड़कियों की संख्या निकालनी पड़ेगी। बी और सी में क्या निकालना पड़ेगा, लड़कियों की संख्या। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बी में जो है लड़कियों यानी कि गर्ल्स की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है बी में जो है टोटल जो है छात्रों की संख्या कितनी दी गई है, 720 दी गई है, जो कि रेशियो में कितने यूनिट के बराबर है, 5 4 9। जब दोनों को जोड़ेंगे इसी के यूनिट के बराबर जो है कितना है, 720 छात्रों की संख्या है, यानी कि 5 4 9 यूनिट बराबर 9 यूनिट बराबर जो है कितना स्टूडेंट है, 720 है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। किसका निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 9 से यहाँ पर 720 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 80 बार में चला जाएगा, यानी कि 1 यूनिट बराबर कितना स्टूडेंट है, 80 स्टूडेंट है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, बी में लड़कियों की कुल संख्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर जो है क्या दिया गया, लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया, यानी कि 4:5 में से 4 जो है 4 यूनिट जो है लड़के हैं और 5 यूनिट जो है क्या है, लड़कियां, यानी बी में जो है 5 यूनिट क्या है, लड़कियां हैं। तो 1 यूनिट बराबर 80 छात्र है। तो लड़की का जो है संख्या निकालने के लिए बी में क्या करेंगे, यहाँ पर 5 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे। तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 80 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा आपका, 400, यानी कि बी में जो है 400 कुल लड़कियों की संख्या। बी में लड़कियों की संख्या कितनी है, 400 लड़कियों की संख्या। अब हमें क्या निकालना है, सी में लड़कियों की संख्या निकालना है। तो सी में जो है कुल कितने छात्र है, सी में 540 छात्र है आपके यहाँ पर। सी में कितने छात्र है, 540 छात्र है। कुल जो है यूनिट में वैल्यू कितना है रेशियो में, तो 13 5 18 यूनिट। 18 यूनिट बराबर जो है टोटल कितने स्टूडेंट है, 540 स्टूडेंट है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 18 3 54 हो जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, लड़कियों की संख्या चाहिए। तो लड़कियों की संख्या जो है यूनिट में कितना है, सी में 13 है, कितना है 13 है। तो 1 यूनिट बराबर 30 है। तो 13 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हो जाएगा आपका, 13 3 39, यानी कि 390 स्टूडेंट जो है क्या है, लड़कियां है। सी में 390 स्टूडेंट क्या है, लड़कियां हैं। तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, बी और सी में कुल लड़कियों की संख्या निकल जाएगी। बी और सी में आपकी क्या निकल जाएंगे, बी और सी में कुल लड़कियों की संख्या निकल जाएगी। तो बी में कितनी है लड़कियों की संख्या, 400, और सी में कितनी है, 390, यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, 400 प्लस 390, यानी कि 790 टोटल ऐसे स्टूडेंट है जो कि बी और सी में लड़कियां हैं। अब हमें निकालना क्या है, ए और डी में लड़कों की संख्या निकालनी है। तो ए में क्या निकालेंगे, ए में लड़कों की संख्या। तो ए में जो है कुल कितने छात्र है, तो 680 छात्र है। कुल कितने छात्र है, 680 छात्र है। रेशियो में जो है कितना अनुपात है, तो 9:8:17। कुल जो है कितने अनुपात में है, तो 9:8:17 यूनिट है। तो 17 यूनिट बराबर जो है कितने छात्र है, 680 छात्र है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 17 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 17 चौक 68, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू 40 स्टूडेंट है। तो हमें चाहिए क्या, ए में लड़कों की संख्या चाहिए। तो यहाँ पर रेशियो में जो है लड़कों का कितना अनुपात है, 9 है। ए में जो है लड़कों की संख्या का अनुपात में कितना है, 9 है। तो 1 यूनिट बराबर अगर 40 स्टूडेंट है तो 9 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, यानी कि ए में लड़कों की कुल संख्या, ए में लड़कों की कुल संख्या कितनी है, 360 है। तो अब हमें निकालना क्या है, डी में लड़कों की कुल संख्या निकालनी है। तो डी में कुल कितने छात्र है, तो 660 छात्र हैं। रेशियो में जो है कितना अनुपात है डी में,
तो 2:1 है, यानी कि टोटल कितने यूनिट है, 3 यूनिट है। 3 यूनिट बराबर कितने छात्र है, तो 660 छात्र है। यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 0। यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, लड़कों की संख्या निकाल सकती है। तो डी में जो है लड़कों का अनुपात में कितना वैल्यू था, 2 यूनिट था। लड़कों का अनुपात में डी में जो है कितना वैल्यू था, 2 यूनिट था। तो 1 यूनिट का वैल्यू 220, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2 यूनिट का वैल्यू 440 हो जाएगा। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ए और डी में जो है लड़कों की कुल संख्या यहाँ पर से हम लोगों को प्राप्त हो गई है। तो यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, ए और डी में जो है कुल लड़कों की संख्या निकाल लेंगे। तो ए में कितने हैं, 360 लड़के हैं, और डी में जो है कुल कितने लड़के हैं, तो 440 लड़के हैं। तो टोटल कितने लड़के हो जाएंगे यहाँ पर, 4 3 7 6 4 10, यानी कि टोटल जो है ए और डी में मिलाकर 800 लड़के हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि ए और डी में लड़कों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत कम है बी और सी में लड़कियों के। तो कम कितने हैं बी और सी में जो लड़कियों की संख्या में कितनी कमी है, तो 10 स्टूडेंट की कमी, यानी कि ए और डी में लड़कों की संख्या से 10 कम है बी और सी में लड़कियों की संख्या का कुल। तो यहाँ पर जो है परसेंट किससे निकालना है, नीचे आपका ए और डी से निकालना है, यानी कि नीचे 800 हो जाएगा। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसे हल करेंगे तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, ऊपर हो गया 2 पचे 10, यानी कि कितना आ गया, 5/4 आ गया। तो जब इसे क्या करेंगे, जब इसे पॉइंट में चेंज करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 4 1 आपका हो गया पॉइंट, फिर आपका कितना बचा 1, तो 4 दूनी 8, फिर 4 पचे 20, यानी कि 1.25% छात्र जो है क्या है ए और डी में, यानी कि ए और डी में लड़कों का 1.25% अधिक है ए और सी से, यानी कि सॉरी यहाँ पर जो है कम है बी और सी, यानी कि बी और सी में जो है क्या है 1.25% कम लड़कियों की संख्या ए और डी से, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर दिया गया कि सुमन ने एक वस्तु को चिन्हित मूल्य पर 16% की छूट देकर 882 रुपये में बेची, ये आपसे बोला जा रहा है। बोला गया कि सुमन ने एक वस्तु को एक किसी चिन्हित मूल्य यानी कि मार्क्ड किया कोई प्राइस, उसमें 16% की छूट यानी कि डिस्काउंट दिया गया और 882 रुपये में उसने उस वस्तु को बेच दी। फिर आगे बोला गया कि अगर उसने कोई जो है छूट नहीं दी होती, अगर उसने वस्तु पर कोई छूट नहीं दी होती तो वस्तु का क्रय मूल्य पर जो है कितने का लाभ होता, 20% का लाभ होता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी क्या होगा, ये आपको बताना है कि उस वस्तु का सीपी यानी कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पर हमें मार्क्ड प्राइस यानी कि चिन्हित मूल्य निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले क्या किया गया, 882 रुपये में जो है उसे बेचा गया। तो ये आपका क्या दिया गया है, एसपी दिया गया, ये आपका एसपी यानी कि विक्रय मूल्य दिया गया। तो 16% की छूट में बेच दिया, कितने परसेंट में छूट में बेच दिया, 16% की छूट में। तो जब इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4/25। फ्रैक्शन में मैं आपको पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि किस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे 16% दिया हुआ है, परसेंट को जब हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, 25 चौक 100, यानी कि 16% को 4/25 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि 25 यूनिट का कोई वस्तु जो है 4 यूनिट की छूट में बेच दी गई, यानी कि 25 यूनिट का कोई पहले वस्तु था उसे चिन्हित किया गया था, 4 यूनिट की छूट में उसे क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। यानी कि मार्क्ड प्राइस यानी कि चिन्हित मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, 25/21 करेंगे, यानी कि 25 की कोई चिन्हित मूल्य पहले थी उसे जो है 21 यूनिट में क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। क्या कर दिया गया, 21 यूनिट में उसे बेच दिया गया। फिर ये आपका क्या आ गया, ये आपका नया एसपी यानी कि नया विक्रय मूल्य आ गया, क्योंकि बोला गया है कि अगर उसमें कोई छूट नहीं दी होती,
ये आपका यहाँ तक क्या आ गया, मार्क्ड प्राइस यानी कि चिन्हित मूल्य आ गया। लेकिन ये आपका नया एसपी यानी कि नया विक्रय मूल्य भी बन गया, क्योंकि बोला गया कि अगर उसमें जिस मूल्य पर चिन्हित की थी अगर उसमें कोई छूट नहीं देता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता, 20% का लाभ होता। तो यहाँ तक आपका चिन्हित मूल्य आ गया यानी कि नया आपका एसपी भी आ गया। तो नया एसपी आ गया तो अब हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालना है। तो 20% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी कि 5 यूनिट का कोई वस्तु जो है उसे कितना में बेच दिया गया था, 6 यूनिट में बेच दिया गया। यानी कि सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे, 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ तक आपका एसपी था। ये जो आप पूरा हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। जिसे क्या करेंगे, सारा हल करेंगे। तो 6 से काट लेते तो 6 से एक बार में, फिर आपका 2 बचा तो 6 चौक 24, 6 सते 42। 21 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 7 बार में चला जाएगा। तो 25 सते आपका कितना हो जाता है, 175। 175 पचे 5 पचे 25, 17 पचे 85 या 2 87। यानी कि 875 रुपये जो आपका क्या आ गया, नया जो है यानी कि आपका क्या आ गया, सीपी आ गया। नया नहीं, यहाँ पर आपका जो है नया एसपी था आपका, ये जो है सीपी आपका क्या है, पुराने वाले ही हैं। यानी कि 875 रुपये आपका क्या आ गया, क्रय मूल्य यानी कि सीपी आपको प्राप्त हो गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। यहां पर दिया गया है क्वेश्चन में कि मान ले कि x ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिसके द्वारा जो है इन तीन संख्याओं को विभाजित करने पर प्रत्येक में जो है शेष यानी कि रिमाइंडर क्या बचता है, समान यानी कि इक्वल रिमाइंडर बचते हैं। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में कि x के अंकों का योग क्या होगा, यानी कि x इन तीनों संख्याओं का ऐसी कौन सी संख्या से विभाजित किए जाए कि शेषफल समान है और जो आपका x संख्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि x जो आपकी संख्या आएगी उसका अंकों का योग क्या होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, तीनों का जो है डिफरेंस निकालना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर एक नंबर आपका क्या दिया गया, 12,085 दिया गया। फिर आपका दूसरा नंबर कितना दिया गया, 16,914 दिया गया। और आपका तीसरी संख्या कितनी दी गई है, 13,841 दिया गया। यहाँ पर क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है 1285 माइनस क्या करेंगे, 16,914 करेंगे। 12,085 माइनस क्या करेंगे, 16,914 माइनस करेंगे। तो माइनस करके यहाँ पर देखेंगे कि कितना आता है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 गया तो 9, यहाँ पर फिर कितना बचा, 0 0 यानी कि कितना हो गया, 2 हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा 4, यानी कि 4 8 2 9 जो है किसका, ये दोनों का डिफरेंस आता है। फिर हम लोग किसका डिफरेंस यानी कि अंतर निकालेंगे, ये दोनों की संख्या का, यानी कि 16,914 माइनस क्या करेंगे, 13,841 करेंगे। तो 4 में से 1 गया तो 2, फिर 11 तो 7 4 11, यहाँ पर आ गया 8, 8 में से 8 गया तो 0, और 16 में से 13 गया तो आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। 16 में से 13 गया तो आपका कितना बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर से 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। 4 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। यानी कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया, 3073 आ गया। इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना आ गया, 3073 आ गया। अब हमें क्या करना है, ये दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा, 13,841 माइनस क्या करेंगे, 12,085 माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ पर आ गया 3, तो 8 5 13। फिर आपका यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा। आपका कितना बचेगा, 7। और यहाँ पर हो गया आपका 12 में से सॉरी 13 में से 12 गया तो 1 बचा। यानी कि इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना हो गया, 1756। तो आपको भी इसी तरीके से बनाना है इस प्रश्न को। क्या करेंगे, तीनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे। फिर जो आपकी ये तीनों संख्याएं आई है, जो तीनों संख्याओं का अंतर करने पर यहाँ पर आया, उसका आपका क्या निकालना, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ निकालना पड़ेगा। वही आपका क्या होगा, एक्स का वैल्यू होगा। वही आपका क्या होगा, यक्स का वैल्यू होगा। यानी कि वो संख्या आएगी जो इस सारे संख्या को विभाजित करने पर समान शेषफल आपको देगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सभी का एचसीएफ निकाल लेंगे। यानी कि 1756
4829 को क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में। 56 दूनी 112 यानी कि 1 2 1, 17 दूनी 34 1 35, अंतर कितना हो जाता है 7 1 3 1 यानी कि कितना हो गया 1317। 1317 को 1756 में भाग देंगे तो एक बार में कितना हो जाएगा 1317, कितना हो जाएगा 1317। तो 916 यहाँ पर आपका हो गया, यहाँ पर आपका 3 हो गया और यहाँ पर आपका 4 हो गया, 439 हो गया और इधर कितना हो गया 1317। तो 1317 जो है कितने बार में चला जाएगा, यहाँ पर 3 बार में। 9 3 27, 7 में 2, 3 3 9 2 11, 1 4 3 12, 1 13 यानी कि 1317 कट गया। तो अब हमें देखना एचसीएफ आपका ये दोनों संख्या कितना आ गया 439 आ गया। तो 439 को अब क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है कि 3073 जो है ये कट रहा है या नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 9 सत्ते 63, यहाँ पे 7 बार में निकाल कर देखते हैं। तो 9 सत्ते 63 3 6, 7 21 6 27, 7 में 2 7 1 7 चौक 28 और 2 कितना हो गया 30 हो गया, यानी कि ये भी कट रहा। यानी कि ये तीनों संख्याओं को जो है, तीनों संख्याओं का जो अंतर निकाला गया उसका जो है एचसीएफ आपका कितना आ रहा है 439 आ रहा है। आपका कितना आ रहा है 439 आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया, ये जो आपका यक्स का वैल्यू हो गया, ये आपका क्या हो गया यक्स का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर आपका यक्स का वैल्यू नहीं पूछा जा रहा है, यक्स का जो आपका वैल्यू यानी कि मान आएगा उसका योगफल पूछा जा रहा है। तो इन तीनों संख्याओं का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 7 और 9 7 16, यानी कि यक्स का जो मान आया उसका योगफल जो है कितना होगा 16 होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर दिया गया कि एक व्यक्ति 250 किलोमीटर की निश्चित दूरी जो है एक तय की। फिर बोला गया कि यदि उसकी गति 20% कम है तो उसने उतनी ही दूरी को 1.1/4 घंटे में जो है तय की। यदि उसने जो है उतनी ही दूरी को जो है इतने घंटे जो है क्या कि इतना घंटा जो है अधिक समय लगा, यहाँ पर जो है अधिक कर लेंगे, इतने घंटे जो है अधिक में तय की, इतने घंटे जो यहाँ पर लिख लेंगे अधिक में तय की, यहाँ पे आपका क्या होगा अधिक होगा। तो बोला जा रहा है कि 250 किलोमीटर की एक निश्चित दूरी है। फिर बोला गया कि यदि उसने 20% उसकी जो है गति कम होती तो उसके द्वारा जो है निश्चित समय जितना लेता था उससे 1.1/4 घंटा जो है क्या करता अधिक समय लेता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसकी गति जो है शुरू में कितनी थी, यानी कि उसका जो है समान गति यानी कि नॉर्मल जो है आपका उसका स्पीड क्या था, ये आपसे पूछना आपको बताना है। तो यहाँ पर जो है गति जो आपका दिया गया क्या दिया गया 20% बोला गया कि कमी कर दिया गया। तो 20% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। मैं आपको बता चुका हूँ इस वीडियो में कि फ्रैक्शन परसेंट को फ्रैक्शन में किस तरीके से चेंज किया जाता है। यानी कि अगर उसके 5 की स्पीड पहले थी, 5 यूनिट की स्पीड पहले थी, तो उसमें जो है 1 यूनिट जो है उसकी क्या कर दी गई स्पीड में 1 यूनिट उसमें कमी कर दी गई। यानी कि मान लीजिए उसका चाल अगर पहले 5 यूनिट था तो अब कितने यूनिट हो गया 4 यूनिट हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि चाल का उल्टा क्या होता है समय होता है। चाल का उल्टा क्या होता है समय होता है। चाल का उल्टा क्या होता है समय होता है। चाल का उल्टा क्या होता है समय होता है। अगर चाल 5:4 है तो समय क्या हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। यानी कि पहले अगर 5 की चाल से चलता था तो 4 समय लेता था, लेकिन अगर वो जो है 20% की चाल में कमी हो जाए यानी कि 4 यूनिट से चलेगा तो 5 यूनिट जो है यहाँ पर क्या लेगा समय लेगा। तो समय में जो है चाल में कमी हुई तो यहाँ पर समय में जो है कितने यूनिट की वृद्धि हो रही है, तो समय में जो है 1 यूनिट की क्या हो गई वृद्धि हो गई। 1 यूनिट बराबर यहाँ पे जो है समय में कितना घंटा दिया गया है 1.1/4 घंटा दिया गया। तो जब इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना समय है 5/4 घंटा। तो हमें जो है इसकी जो है चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसकी चाल निकालने के लिए हमें जो एक निश्चित समय निकालना पड़ेगा। तो निश्चित समय इसका कौन सा होगा, निश्चित चाल अगर 5 यूनिट है तो निश्चित समय भी आपका क्या होगा ये आपका 4 यूनिट होगा। तो 1 यूनिट का समय में 1 यूनिट का वैल्यू अगर 5/4 है तो 4 यूनिट का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, इसमें क्या कर देंगे 4 से गुना कर देंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा कि अगर वो समान चाल से चलता है तो कितना समय लगेगा ये आपका निश्चित वैल्यू निकल जाएगा। तो 4 4 चल गया यानी कि 5 घंटे
घंटा लेता है। तो अगर वह समान चाल से चलता है तो कितना समय लेता है, 5 घंटा लेता है। तो हमें बताना क्या है, उसकी गति यानी कि उसकी चाल बतानी है। तो आपको पता होना चाहिए कि चाल निकालने के लिए क्या होता है, चाल निकालने के लिए आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। क्या होता है आपका चाल निकालने के लिए, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो दूरी जो है उसे कितना तय करना था, 250 किलोमीटर तय करना था। 250 किलोमीटर जो है उसे समान चाल से तय करने में जो है कितना समय लगेगा ये आपको निकालना है। तो दूरी आपकी कितनी तय करना है, 250 किलोमीटर। उसका समान समय यहाँ पर कितना निकला, 5 घंटा। यानी कि चाल बराबर, सॉरी यहाँ पर टाइम नहीं था, स्पीड था। आपका स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी बटा क्या होता है, समय होता है। तो दूरी जो है कितना, 250 किलोमीटर तय करना, और समान समय जो है कितने घंटे में तय किया था, 5 घंटा में। यानी कि क्या निकल जाएगा, उसकी समान चाल निकल जाएगी। तो 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 5 बार में। यानी कि 5 पचे 25 होता है। तो कितना आ जाएगा आपका स्पीड पहले वाले, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या थी, उस व्यक्ति की पहले स्पीड थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया गया है कि जब संख्या यक्स को 32%, जब संख्या यक्स का 32% दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है, जब संख्या यक्स का 32% दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है तो y जो है 24% बढ़ जाता है। यानी कि यहाँ पर आपको समझना होगा कि बोलने की कोशिश क्या किया जा रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर यक्स का 32% वाई में जोड़ दिया जाता है तो वाई का सिर्फ 24% की वृद्धि होती है। यानी कि यक्स का 32% जो है वाई के 24% के ही मात्र बराबर है। यक्स का 32% जो है क्या बोला जा रहा है, वाई के 24% के बराबर है। तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, यक्स और वाई का रेशियो यानी कि अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका क्या निकल कट गया, परसेंट कट गया। 4 से काटेंगे तो, सॉरी यहाँ पर 8 से कट रहा है तो 8 से काट लेते तो 8 चौक कितना हो गया, 8 चौक 32 हो गया, और 8 तिया 24 हो गया। यानी कि यक्स बाई वाई जो है कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यानी कि यक्स का वैल्यू जो है अनुपात में 3 हो जाएगा और वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यक्स और वाई का वैल्यू पुट करेंगे। तो यक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू यक्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यक्स का मान 3, प्लस वाई का जो है वैल्यू यहाँ पर कितना आया, तो 4 आया, तो 4 लिख देंगे। नीचे में क्या है, 3x है तो 3 हो गया, यक्स का वैल्यू भी 3 है, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे देंगे। वाई का वैल्यू कितना आया, 4 आया। तो यहाँ पर बाकी सारा हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 प्लस 4 तो कितना हो गया, 10 हो गया। नीचे में भी हल करेंगे तो 3 तिया 9, 9 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। 10 को जब 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। यानी कि इस पूरे जो है, इस पूरे यहाँ पर जो है हल करने पर कितना आंसर आया, 2 आंसर आया। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका राशि दी गई है एक, फिर बोला गया है कि ए बी सी और डी के बीच इस तरह विभाजित की जाती है जिससे ए और बी के हिस्से का अनुपात कितना, 3:4। बी और सी के हिस्से का अनुपात कितना, 2:1 है। फिर सी और डी के हिस्से का अनुपात कितना, 3:5 है। तो आपको से पूछा जा रहा है कि बी का निश्चित जो है इस राशि में जो आपका 4107 रुपया दिया गया उसमें जो एक निश्चित हिस्सा जो है बी का कितना है। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या पड़ेगा, ए बी सी डी का एक निश्चित रेशियो यानी कि निश्चित अनुपात निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी का अनुपात निकाल लेंगे। तो क्या दिया गया है, ए बी सी डी। तो ए बी जो है कितने अनुपात है, 3:4 है। यानी कि ए 3 है, बी 4 है। फिर बी और सी जो है कितना हिस्सा है, यानी कि कितना अनुपात है, 2:1 है। फिर सी और डी जो है कितने हिस्से का अनुपात है, 3:5 है। तो यहाँ पर 3:5 लिख देंगे। फिर इसे जो है एक रेशियो में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो आपके बगल में यानी कि जो आपकी नज़दीकी संख्या उसके जो है बगल में सारी उसी संख्या को लिख देंगे। यानी कि अगर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 लिख देंगे, यहाँ पर भी 4 लिख देंगे। फिर आगे का क्या है, यहाँ पर अगर 1 है तो बगल में यहाँ पर 1 लिख देंगे, और यहाँ पर अगर 2 है तो इसके बगल में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 3 आपको दिख रहा है तो बगल में दोनों जगह खाली जगह को क्या लिख देंगे, यहाँ पर 3
लिख देंगे और बाकी क्या करेंगे, सभी को आपस में गुना कर देंगे, सभी को क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे। लेकिन गुना करने से पहले हम लोगों को दिख रहा है कि सभी में जो है क्या है, दो का गुणज है, सभी में क्या है, दो का गुणज है। तो इसे जो है गुणज को आसान करने के लिए क्या करेंगे, सभी से दो से यहाँ पर काट देंगे। तो यहाँ पर दो था तो दो काट दिया, दो था दो काट दिए। यहाँ पर चार को दो से काटेंगे तो कितना बचेगा, दो बच जाएगा। यहाँ पर चार को दो से काटेंगे तो दो बच जाएगा। अब क्या करेंगे, सभी को आपस में गुना कर देंगे, क्योंकि और सभी में और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है जो कि कटने लायक हो। तो क्या करेंगे, सभी को यहाँ पर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तीन तिया 9 हो जाएगा। बी में कितना हो जाएगा आपका, चार तिया 12 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, तीन दूनी 6 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 दूनी 10 हो जाएगा। यानी कि ए बी सी और डी जो है कितने अनुपात में विभाजित किया गया राशि को, 9:12:6:10 में विभाजित किया गया है। तो इसके जो है पूरे अनुपात की योग के बराबर जो है कितना राशि दिया गया है, यहाँ पर 4107 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी को योग करेंगे यहाँ पर। तो 12 9 21 21 अच्छे 27 और 10 कितना होता है, 37 होता है। तो 37 यूनिट बराबर, 37 यूनिट बराबर जो है कितना रुपये दिए गया है, यहाँ पर 4107 रुपये दिया गया है। तो 37 से काटेंगे तो 37 से एक बार में चला गया। फिर आपका 4 बचा 40, यानी कि 37 एक, 3 बचा तो 37 एक, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू जो है कितना आ गया, 111 रुपये। तो इसमें पूछा क्या जा रहा है आपसे, बी का हिस्सा, यानी कि बी का जो है उस राशि में जो है कितना राशि जो है निवेश किया था। यानी कि एक यूनिट का वैल्यू अगर 111 रुपये है, एक यूनिट का वैल्यू अगर 111 रुपये है तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, 12 से गुना कर देंगे। यहाँ पर कितना हो गया, 2 2 2, फिर आपका 1 1 1, यानी कि कितना हो जाएगा, 1 3 3 2, यानी कि 1332 रुपये जो है क्या है, उसमें से बी का हिस्सा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर दिया गया है कि एक समूह में निश्चित व्यक्तियों का औसत वजन कितना है, 75.5 केजी है। यानी कि बोला जा रहा है कि एक समूह में, कोई एक समूह है जिसमें जो है व्यक्तियों की संख्या क्या मान लेते हैं हम लोग, यक्स मान लेते हैं। यानी कि उस समूह में टोटल जो है पर्सन, यानी कि कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है, यक्स है, जिसका औसत वजन यानी कि एवरेज वेट जो है कितना है, 75.5 केजी है। फिर आपसे बाद में बोला गया कि यदि उस समूह में 72.6 केजी, 74 केजी, 73.4 केजी और 70 केजी वजन वाले 4 व्यक्ति जो है क्या हो जाते हैं, समूह में शामिल हो जाते हैं। तो शामिल होने के बाद जो है समूह में सभी व्यक्तियों के औसत वजन में जो है क्या होती है, 500 ग्राम की कमी हो जाती है। जब 4 व्यक्ति उस समूह में और शामिल हो जाते हैं तो उसके औसत वजन में कितने की कमी होती है, 500 ग्राम की कमी होती है। यानी कि अगर उसका पहले औसत वजन कितना था, 75.5 केजी था, पहले अगर उसका औसत वजन 75.5 केजी था, यानी कि 75 किलो 500 ग्राम था, तो उसके औसत वजन में अगर 500 की कमी हो गई, 500 ग्राम की कमी हो गई, यानी कि 75 केजी 500 ग्राम पहले थी, औसत वजन में 500 ग्राम की कमी हो गई, यानी कि नया औसत जो है उसका कितना हो गया, 75 केजी हो गया। यानी कि उसका पुराना औसत 75.5 केजी था, अब जो है नया औसत कितना हो गया, 75 केजी हो गया। तो जो है आपको क्या निकालना है, यहाँ पर प्रारंभ में जो है व्यक्तियों की संख्या आपको निकाल लिया, यानी कि आपको यक्स का वैल्यू निकालना है कि कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन बैठाएंगे। यानी कि यहाँ पर जो है पहले जो है औसत कितना था, 75.5 केजी था, पहले जो है औसत कितना था, 75.5 केजी था, और व्यक्तियों की संख्या हम लोगों ने क्या माना है, यक्स माना है। यानी कि कुल जो है पहले वाले व्यक्तियों की संख्या का कुल वजन क्या हो जाएगा, 75.5 इंटू यक्स केजी हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, पहले वाले व्यक्तियों का कुल वजन हो गया। इसमें जो है क्या हो जाते हैं, 4 व्यक्ति और शामिल हो जाते हैं। तो 4 व्यक्तियों का कुल वजन कितना है, तो 72.6, 73.4, यानी कि 0.4 जब इसमें जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा। तो 73 और 73 कितना हो गया, 146, 146 में से 4 इसका लेके जोड़ेंगे तो 150, 150 तो 70 बचा, 150 तो 70, 220, 220 और 70 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 290। यानी कि कुल जो है 290 किलोग्राम वाले, कुल जो है 4 व्यक्तियों का कुल वजन 290 किलोग्राम वजन वाले जो है क्या हो गए, उस समूह में शामिल हो गए। यानी कि 4 व्यक्ति के बाद शामिल होने के बाद का ये क्या हो गया, कुल वजन हो गया।
तो ये आपका क्या हो गया, 4 व्यक्ति जब समूह में और शामिल हो गया तो ये आपका क्या हो गया, 4 व्यक्ति के बाद वाले का कुल वजन हो गया है। यहाँ पर जो है 4 व्यक्ति के बाद का जो औसत कितना था, 75 था। जब 4 व्यक्ति उस समूह में और शामिल हो गए तो उसका औसत वजन कितना हो गया, 75 केजी हो गया। लेकिन अब जो है व्यक्तियों की संख्या में क्या हो गया, 4 की वृद्धि हो गई। अगर पहले यक्ष व्यक्ति कुल थे तो अब कितने व्यक्ति हो गए, यक्ष प्लस 4 हो गए, यानी कि अब नया औसत इतना हो गया, नया जो है कुल व्यक्ति इतना हो गया। यानी कि जब उसके औसत से कुल व्यक्ति में गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, जो है समूह में जितने अभी कुल व्यक्ति है उसका जो है कुल वजन निकल जाएगा। तो यहाँ पर जो है कुल वजन हो गया, इधर भी आपका कुल वजन हो गया, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यक्स का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 75.5 यक्स और यहाँ पर 75 यक्स। तो 75 यक्स को जब इधर बेचेंगे तो कितना बचेगा, 0.5 यक्स बचेगा। कितना बचेगा, 0.5 यक्स बचेगा। अब 75 में जब 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 दूनी 150 गुने 2 यानी कि 300 हो जाएगा। और 290 को जब इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, -290 होगा। जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 5 से 10 को काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। यानी कि x/2 बराबर कितना हो गया, 300 में से 290 गया तो 10, यानी कि यक्स बराबर जो है कितना आ गया, 20 स्टूडेंट। यानी कि उस समूह में जो है पहले कितने विद्यार्थी थे, 20 विद्यार्थी थे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर दिया गया कि दो संख्या 5:6 के अनुपात में है। यदि 16 को प्रत्येक संख्या से क्या कर दिया जाता है, घटाया जाता है। 16 संख्या जो है पहले वाली भी संख्या से घटाया जाता है, दूसरे वाले संख्या से भी घटाया जाता है। तो उसका अनुपात कितना हो जाता है, जब पहले और दूसरे संख्या में जो है 16 घटाया जाता है तो उसका अनुपात कितना हो जाता है, 3:4 हो जाता है। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाए और 3 को दूसरी संख्या से घटाया जाए तो उसका अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पहली और दूसरी संख्या का निश्चित वैल्यू यानी कि एक्यूरेट वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है जब दोनों संख्या में 16 घटाया गया तो उसे अनुपात में जो है कितने की कमी हो रही है, यहाँ पर जब 5 - 3 करेंगे तो 2 हो जाए, 2 आ रहा है। और जब 6 में से भी 4 को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि दोनों में जो है कितने यूनिट की कमी हुई, तो 2 यूनिट की कमी हो गई। कुल जो है नंबर में कितने की कमी हुआ था, 16 की कमी हुआ था। यानी कि अनुपात में जो है कितने की कमी हुआ है, 2 यूनिट की कमी हुई। और अंक में जो है निश्चित वैल्यू में जो है कितने की कमी हुई थी, असल में 16 का कमी हुआ था। यानी कि 2 यूनिट बराबर जो है कितना है, 16 है। तो 1 यूनिट का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा तो 2 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 8 बार में। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू जो है कितना है, 8 है। 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 8 है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, निश्चित संख्या का वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, निश्चित अंक निकाल सकते हैं, पहला और दूसरा का। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 8 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 5 × 8 हो जाएगी। यानी कि अगर 1 यूनिट का वैल्यू 8 है तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 × 8 यानी कि पहली संख्या 40 हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या जो यूनिट में कितना था, 6 था। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू 8 है तो 6 यूनिट का कितना हो जाएगा, तो 6 × 8 यानी कि 8 × 6 48 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकल गया, आपका पहला संख्या और दूसरा संख्या का एक निश्चित वैल्यू निकल गया। तो बोला जा रहा है अब नया अनुपात किस में करना है, नया अनुपात अब करना है कि पहली संख्या में क्या कर दिया जाता है, अब 8 को जोड़ दिया जाता है। पहली संख्या में अब क्या किया जाता है, 8 को जोड़ दिया जाता है। दूसरी संख्या में 3 को क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। तब पहली और दूसरी संख्या का अनुपात क्या होगा, ये अब आपको बताना है। तो 40 8 कितना हो जाता है, 48 हो जाता है। अनुपात हो गया 48 - 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। 3 से कट रहा है तो काट देंगे तो 16 × 3 = 48 हो गया। और कितना हो गया, 15 × 3 = 45 हो गया। यानी कि पहली संख्या दूसरी संख्या का जो है नया जो है अनुपात कितना आ गया, 16:15। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर दिया गया कि त्रिकोणीय पार्क का क्षेत्रफल जो है और उसकी भुजा दी गई, कितनी दी गई, 18 मीटर, 80 मीटर, 82 मीटर की भुजाएं वाले त्रिकोणीय वृत्त का क्षेत्रफल। यानी कि ये जो भुजा दी गई है उसका क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल का 5√3 गुना जो है त्रिकोणीय पार्क का पार्श्व
क्या है। तो आपसे यहाँ पर बोला गया है कि एक त्रिभुज है जिसकी जो है भुजाएं 18 मीटर, 80 मीटर, 82 मीटर दी गई है, उसके क्षेत्रफल का 5√3 गुना के बराबर है कौन सा, एक त्रिकोणीय पार्क। यानी कि ये त्रिकोणीय पार्क जो है कौन सा बन सकता है, यहाँ पर एक इक्वलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बनेगा एक त्रिकोणीय पार्क का। उसका पार्श्व यानी कि पृष्ठ पूछा जा रहा है, यानी कि उसका साइड क्या होगा। अगर इस ट्रायंगल के एरिया का इतना गुना के क्षेत्रफल के वो उसका इस जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस जो है आपको जो है यहाँ पर दिया गया है तीनों साइड, उसका जो है क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, इस ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो है 18 और 80 का स्क्वायर करेंगे तो किसका स्क्वायर के बराबर होगा, 82 के स्क्वायर के बराबर होगा। 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 88 64 होगा। तो 4 हो गया, 2 हो गया, 4 3 7 अच्छी हो गया, यानी कि 6724 जो है किसका स्क्वायर होता है, 82 का स्क्वायर होता है। 67 से 24 किसका स्क्वायर होता है, 82 का स्क्वायर होता है। तो हमें यहाँ पर से पता चल रहा है कि ये कैसा ट्रायंगल बन रहा है, एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। एक आपका कैसा ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इस तरीके से आपका जो एक त्रिभुज बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ पर 90 डिग्री है, एक आपका साइड 18 मीटर है, दूसरा साइड 80 मीटर है, तीसरा साइड जो आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण जो है कितना है, 82 मीटर है। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, इस त्रिभुज का एरिया हमने निकाल सकते। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यानी कि हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई होता है राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला। तो क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस इसका कितना 80 है, हाइट इसका कितना है 18 है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया इस ट्रायंगल का एरिया हो गया। तो इस ट्रायंगल का एरिया का 5√3 गुना जो है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो इस त्रिभुज का एरिया गुना क्या हो जाएगा, 5√3 गुना हो जाएगा किसके बराबर, समबाहु त्रिभुज के बराबर हो जाएगा, जो कि एक त्रिकोणीय पार्क है। तो समबाहु त्रिभुज का यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है। तो ये आप हमेशा यहाँ ध्यान रखेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया यानी कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 साइड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हल करेंगे तो आपका त्रिकोणीय पार्क यानी कि समबाहु त्रिभुज का साइड यानी कि पार्श्व पृष्ठ आ जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो √3 चला गया, 2 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 40 बार में चला जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो कितना हो गया, 18 25 90 हो गया। इधर आपका कितना हो गया, 4 चक 16 हो गया, यानी कि 160 हो गया। तो 16 नमा जो आपका कितना होता है, 16 नमा आपका कितना होता है, 144 होता है। 16 नमा आपका कितना होता है, 144 होता है। और यहाँ पर कितना हो गया, 2 शून्य हो गया, यानी कि ये जो है किसका स्क्वायर बन रहा है, साइड स्क्वायर। अगर इधर है तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर बनेगा। तो 1,44,000 जो है किसका स्क्वायर बनेगा, 120 का स्क्वायर बनेगा। यानी कि उस समबाहु त्रिभुज का जो है पार्श्व पृष्ठ यानी कि उसका जो है साइड कितना आ जाएगा, 120 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 120 मीटर आएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर दिया गया कि एक व्यक्ति 26% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है। बोला गया कि एक व्यक्ति जो है 26% के घड़ी को लाभ पर बेचता है। फिर बोला गया कि यदि उसने इसे 20% के कम में खरीदा होता और 81.60 रुपये में बेचा होता तो उसे क्या होता, 32 रुपये का यानी कि 32% का लाभ होता है। कितने परसेंट का, 32% का लाभ होता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि घड़ी का असली यानी कि सबसे पहले वाली जो है क्रय मूल्य क्या है, यानी कि सीपी क्या है, ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख देंगे क्या, सीपी, फिर आपका है ईएसपी। सीपी आपका हो गया क्रय मूल्य, ईएसपी यानी कि विक्रय मूल्य।
तो मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि सीपी जो है खुद में, यानी कि कोई भी वस्तु खुद में जो है कितने प्रतिशत की होती है, 100% होती है। तो कोई भी वस्तु जो है खुद में कितनी है, 100%, यानी कि किसी वस्तु का कोई दाम है 100%, उसे जो है शुरुआत में क्या किया जाता है, 26% के लाभ पर बेचा जाता है। यानी कि अगर कोई वस्तु 100% है तो उसे जो है 26% के लाभ पर, यानी कि उसे कितने में बेच दिया गया, 126% में बेच दिया गया। लेकिन बाद में बोला कि यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, पहले जो है कितने में खरीदा था, 100% में खरीदा था, लेकिन आगे बोला जा रहा है कि यदि उसने 20% कम में खरीदा होता, यानी कि 100% की जगह 20% कम, यानी कि 80% में खरीदा होता, अगर उसने वस्तु को जो 80% में खरीदा होता तो क्या होता, 32% का लाभ होता। यदि उसने 80% में उस वस्तु को खरीदा होता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता, 32% का लाभ होता। तो क्या निकाल लेंगे कि 80 का 20% कितना होगा, 80 का 20% 32% कितना होगा। तो 80 का जो है 32% कितना होता है, तो यहाँ पर हल करेंगे तो 20 चौक 80, 20 पच्चीस 100 हो गया आपका, 32 दूनी 64 दूनी 128 बटा 5 आपका हो गया, 5 दूनी 10, 5 पच्चीस 25.5 यानी कि 80 में जो है 80% में जब उसे जो है खरीदेगा और 25.6 के परसेंट में जो है क्या करेगा, लाभ में बेच देगा। यानी कि कुल जो है उसे कितने में बेचेगा, उसे जो है कुल कितने में बेचेगा, 80 प्लस 25.2 जो है कितना हो जाएगा, 105.6%। यानी कि नया एसपी अगर उसका 80% में खरीदता है और नया एसपी कितने परसेंट हो गया, 105.6%। बोला गया कि पहले सीपी 100% था, 26% के लाभ में बेचा, यानी कि 126% में बेचा, लेकिन अगर उसे 20% में कम में खरीदा होता, यानी कि 80% में खरीदा होता, तो उसे 32% का लाभ होता, यानी कि उसे कितने में बेचता, 105.6% में बेचता। तो दोनों के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी में अंतर कितना है, दोनों के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी में अंतर कितना है, परसेंट में अंतर कितना है, तो यहाँ पर परसेंट में अंतर कितना दिख रहा है आपको, 16 4 20.6, यानी कि दोनों में जो है एसपी के जो है परसेंट में कितना अंतर है, 20.4 का अंतर है, सॉरी 6 का अंतर नहीं, 20.4 का अंतर है। कितने का अंतर है, 20.4% का अंतर है। और रुपये में जो है कितना अंतर दिया गया है, यहाँ पर 81.6 रुपये का अंतर दिया गया। क्या दिया गया, 81.6 रुपये का अंतर दिया गया है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1% का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1% का वैल्यू निकालने के बाद हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 100% का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि आपका घड़ी का असली क्रय मूल्य निकाल सकते हैं। तो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, यहाँ पर भी पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, यहाँ पर 10 10 चला गया, यहाँ से 204 से काटेंगे 816 को तो कितने बार में चला जाएगा, 4 बार में चला जाएगा। यानी कि 1% का वैल्यू जो है कितना है, 4 रुपये के बराबर है। तो हमें निकालना क्या है, सीपी निकालना है, यानी कि 100% का वैल्यू निकालना है। तो दोनों तरफ क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, 100 से गुना कर देंगे, यानी कि 100% बराबर जो है कितने रुपये हो जाएगा, यहाँ पर 400 रुपये। यानी कि उस घड़ी का जो है असली क्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर दिया गया कि यदि एक गोले की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर तक कम हो जाती है तो इसके जो है सतह क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गोले का जो है, गोले का सतह क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो गोले का सतह क्षेत्रफल यानी कि गोले का जो स्फीयर का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर की एरिया यानी कि गोला का जो है क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² होता है। क्या होता है, 4πr² होता है किसी गोले का क्षेत्रफल। कितना होता है फॉर्मूला, 4πr² होता है। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसके गोले की त्रिज्या में 25% की कमी हो गई। क्या हो गई, 25% की कमी हो गई। तो जब 25% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यानी कि अगर उसकी त्रिज्या पहले 4 थी तो 1 यूनिट की कमी हो गई। अगर उसकी पहले त्रिज्या 4 थी तो कितनी हो गई, 1 यूनिट की कमी हो गई। यानी कि पहले उसका रेडियस अगर 4 था तो अब कितने हो गया, 3 हो गया। पहले उसका रेडियस अगर 4 था तो अब कितने हो गया,
3 हो गया। तो जो भी आपका अंतर आया है किस में आया, रेडियस में अंतर आया। 4 पाई जो है हमेशा आपका क्या रहेगा, समान ही रहेगा। तो जो आपका अंतर आया किस में आया, रेडियस में आया है। तो जो आपका अंतर जो है परसेंट है यानी कि क्षेत्रफल में भी जो अंतर आएगा वो किस में आएगा, रेडियस के हिसाब से ही उसके क्षेत्रफल प्रतिशत में भी अंतर आएगा। तो यहाँ पर क्या है, आर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आर को क्या करेंगे, 2 बार यहाँ पर, यानी कि आर का अनुपात क्या करेंगे, 2 बार लिख देंगे और दोनों को क्या करेंगे, गुना करके जो है उसका अंतर का प्रतिशत निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और यहाँ पर कितना हो गया, 3 तिया 9 हो गया। तो पहले अगर आर स्क्वायर करने पे 16 था तो अब कितना हो गया, 9 हो गया, यानी कि अंतर कितना है, तो 7 का अंतर है। अब पहले जो है कितना था, यानी कि कमी जो है क्या वो पहले वाले में हुई, तो नीचे को क्या लिखेंगे, नीचे पहले वाले का त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या का स्क्वायर लिखेंगे। तो नीचे क्या हो गया, 16 हो गया, इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। 4 से काटेंगे तो कितना बार में हो जाएगा, 4 चौक 16, 25 चौक 100, 25 सत्य आपका कितना हो जाता है, 175/4 हो जाएगा। 4 से भाग देंगे 175 कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 तिया 12, आपका कितना बचा, 3 बचा, तो 4 सत्ते 28, 4 पच्चे 20, यानी कि उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की जो है कमी आएगी, तो 43.75% की कमी आएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही होगा। तो गोले का हमेशा जो है आप याद रखेंगे कि उसका जो है क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर क्या दिया गया, ग्राफ दिया गया। ग्राफ के यहाँ पर क्या दिए गए, सभी नाम दिए गए, यानी कि ग्राफ में जो यहाँ पर शहर के सभी नाम दिए गए और यहाँ पर जो है छात्रों की संख्या दी गई है, लड़के और लड़कियों को उसे अनुपात में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर जो है देखेंगे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया, आपसे पूछा जा रहा है कि कितने विद्यालयों में लड़कियों की संख्या प्रति विद्यालय लड़कों की औसत संख्या से अधिक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सभी में जो है, सभी शहर में जो है ए से लेकर ई तक में जो है लड़के और लड़कियों की संख्या निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी, लड़के और लड़कियों की संख्या निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ए में हो गया, ए में जो है कुल कितने छात्र हैं, 680 छात्र हैं, और उसमें जो है बॉयज और गर्ल को क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बॉयज और गर्ल को क्या करना पड़ेगा, अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो अगर ए में कुल छात्रों की संख्या 680 है, रेशियो में जो है कुल योग कितना है, 9 8 कितना है, 17। तो 17 को जब 680 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 40 बार में, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 40 है। तो 9 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। बॉयज यानी कि 360 बॉयज है, और 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी कि 320 जो है क्या है, गर्ल है। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, बी में निकालना पड़ेगा। तो बी में जो है कुल छात्र कितने हैं, 720 है, और कितने अनुपात में विभाजित किए गए हैं, 4:5 में विभाजित किए गए। तो पूरा अनुपात का योग कितना है, तो 5 4 9 है। कितना है, 5 4 9 है। तो 9 बराबर कितना है, 720 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 80। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 80। तो इसमें क्या निकल जाएगा, बॉयज की संख्या निकल जाएगी। तो अगर 1 यूनिट जो है 80 छात्र के बराबर है, तो 4 यूनिट का कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी कि 320 लड़के हैं बी में, और 8 25 40, यानी कि 400 लड़कियां हैं बी में। अब हमें क्या निकालना है, सी में निकालना है। सी में जो है कुल कितने छात्र हैं, 540 छात्र हैं। उसमें जो है बॉयज कितने हैं, तो कुल छात्र 540 है, रेशियो में 5:13, यानी कि कुल कितने यूनिट है, 13 5 18 है। कितना स्टूडेंट के बराबर है, 540 स्टूडेंट के बराबर। 18 से काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 540 30 बार में चला जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर 30 छात्र है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, यानी कि 150 बॉयज है किसमें, सी में, और 13 तिया 39, यानी कि 390 जो है क्या है, गर्ल है किसमें, सी में। अब क्या निकालना है, डी में। आगे इसी तरीके से हल करेंगे। तो डी में जो है कुल कितने छात्र है, 660 छात्र है। अनुपात में जो है कितना है, 2:1 है, यानी कि 3 बराबर जो है कितना है, 660 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 220 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, बॉयज और गर्ल का यहाँ पर अलग अलग निकाल सकते हैं। तो 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44, यानी कि 440 लड़के हैं डी में, और 22 × 1 यानी कि 220 जो है क्या है, लड़कियाँ हैं। आगे इसी तरीके से ई का हल कर लेंगे। तो ई में जो है कुल कितने छात्र हैं, 900 छात्र है, और जो है कितने अनुपात में विभाजित किए गए, 13:12 में विभाजित किए गए, यानी कि कुल कितना है, 13 और 12 कितना हो गया, 25।
25 बराबर जो है कुल कितने छात्र हैं, 900 छात्र हैं। तो 25 से काटेंगे तो 25 तिया 75, 15 बचा तो 25 छक 150, यानी कि 1 यूनिट बराबर 36 है। तो 13 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 13 तिया 39 और 13 छक 78, यानी कि कितना हो जाएगा 368 होगा। कितना होगा आपका 368 हो जाएगा। किसमें, ई में जो है लड़कों की संख्या कितनी है, सॉरी 368 नहीं 468 होगा। कितना होगा आपका 468 होगा। तो ई में जो है लड़कों की संख्या कितनी हो गई 468, और 36 इंटू 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 360 और 72। 360 और 72 आपका कितना हो जाएगा 36 दूनी 72, 360 और 72 आपका, तो 360 और 72 आपका कितना होता है 432 होगा। कितना होगा 432। तो यहाँ पर क्या निकल गया, सभी के जो है बॉयज और सभी शहरों में जो है लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग निकल गई। तो यहाँ पर क्या बोला गया, सभी में जो है लड़कों की औसत संख्या से कितना अधिक है। तो यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, लड़कों का औसत संख्या निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है सभी क्या करेंगे, योग करेंगे। तो योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो गया इकाई अंक 8, 6 2 8 5 13 4 17, अच्छी कितना हो गया 23, हाथ में 2, और यहाँ पर 3 3 6 7 7 4 11 11 4 15 15 2 17, यानी कि 1788 जो है कुल लड़के हैं सभी शहरों में मिलाकर। औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि कुल जो है शहरों की संख्या कितनी है 5 है। तो क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 तिया 15, 2 बचा तो 5 और 20, फिर 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, तो 3 बचा तो 5 छः 30, यानी कि पूरे जो है लड़कों के जो है शहरों में जो है लड़कों की औसत संख्या कितनी है 347.6 है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि कितने विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की औसत संख्या से अधिक है, यानी कि 347.6 से जो है किस किस शहरों में जो है लड़कों की संख्या अधिक है। तो ए में जो है 320 है, यानी कि 347.6 से कम है। बी में 400 यानी कि 347 से अधिक है। सी में जो है 390 है, तो यानी कि ये भी जो है 347 से अधिक है। डी आपका नहीं होगा। ई भी जो आपका क्या है 347 से अधिक है, यानी कि ऐसे 3 शहर है जिसमें औसतन लड़कों की संख्या से जो है अधिक है लड़कियों की संख्या, यानी कि कौन कौन है, बी, सी और ई है आपका, यानी कि आपका जो है 3 शहर है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर दिया गया है कि साथ काम करते हुए ए, बी और सी में एक काम को जो है कितने दिनों में करते हैं, 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला गया कि यदि ए, बी और सी की दक्षता यानी कि इफिशियंसी का अनुपात कितना दिया गया, 5:6:9 के अनुपात में है। तो आपसे पूछा जा रहा है तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये आपको बताना है। तो मैं आपको पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम होता है। तो टोटल वर्क आपका हो गया कुल कार्य इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी से टाइम यानी कि समय होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि कुल जो है कार्य जो है कुल कितना काम करना है। तो जो है तीनों मिलकर जो है कितने समय तक काम करते हैं, 36 दिनों में काम करते हैं। और कुल जो है तीनों मिलाकर जो है तीनों का इफिशियंसी कितना है, 6 5 11 11 9 20 है। तो ये आपका क्या हो गया, कुल समय हो गया, यानी कि कुल टाइम, यानी कि इधर आपका क्या हो गया गुना में कुल इफिशियंसी यानी कि कुल कार्य क्षमता हो गया। तो अभी आपको बताया गया कि इफिशियंसी इंटू टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य होता है, यानी कि कार्य क्षमता इंटू समय बराबर, यानी कि समय इंटू कार्य क्षमता बराबर क्या होता है, कुल कार्य होता है। यानी कि 36 इंटू 20 बराबर जो हमें क्या करना है, कुल काम करना है। लेकिन अब इस कुल काम को जो है पूछा जा रहा है कि बी अकेले जो है उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है। तो हमें जो है ये भी आपको पता होना चाहिए कि टाइम निकालने के लिए क्या किया जाता है, टोटल वर्क बाई इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता किया जाता है। दोनों जो है एक ही फार्मूला है, दोनों जो है आपका एक ही फार्मूला, आप दोनों को याद रख सकते हैं या फिर एक भी याद रखेंगे तो चलेगा। तो टाइम अब हमें निकालना है कि बी जो है उसी कार्य को कितने समय में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क आपको क्या है, टोटल वर्क आपका यहाँ पर निकल गया, ये 36 इंटू 20 आपका क्या है टोटल वर्क है। इफिशियंसी यानी कि बी जो है कितने की कार्य क्षमता से करेगा, तो 6 की कार्य क्षमता से करेगा। कितने की कार्य क्षमता से करेगा, 6 की कार्य क्षमता से करेगा। कुल इतना कार्य है, 6 की कार्य क्षमता से करेगा तो क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पर टाइम यानी कि बी का समय निकल जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 छक 36 हो गया, 6 दूनी 12 यानी कि 120 दिनों में।
यानी कि कुल कार्य जो है अकेले बी जो है कितने दिनों में कर सकता है, 120 दिनों में कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर दिया गया है कि नाव जो है 36 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम और 16 किलोमीटर प्रति प्रवाह यानी कि अप स्ट्रीम और जो है कितना 10 घंटे में तय कर सकती है। फिर आपसे बोला गया कि यदि वह 3 किलोमीटर अनुप्रवाह यानी कि डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में और 1.2 किलोमीटर प्रति प्रवाह यानी कि अप स्ट्रीम जाने में जो है कितना समय लगता है, 48 मिनट में तय कर सकती है। तो आपको बताना है प्रति प्रवाह यानी कि धारा के विरुद्ध जो है नाव की गति यानी कि नाव की चाल क्या है, ये आपको निकालना है। तो हम लोग क्या मान लेंगे, सबसे पहले अनुप्रवाह, अनुप्रवाह की चाल यानी कि धारा की दिशा में जो है, धारा की दिशा में नाव की चाल को क्या मान लेंगे हम लोग, यक्स मान लेंगे। और प्रति प्रवाह, प्रति प्रवाह यानी कि धारा के विरुद्ध जो है, प्रति प्रवाह जो है धारा के विरुद्ध जो है नाव की चाल क्या मान लेंगे हम लोग, वाई मान लेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन सारा बैठाएंगे। यानी कि 36 किलोमीटर जो है, 36 किलोमीटर जो है कितने की चाल से जाता है, यक्स की चाल से जाता है। यानी कि धारा की दिशा में जो है कितने जाता है, 36 किलोमीटर जाता है, कितने की चाल से जाता है, यक्स की चाल से जाता है। यहाँ पर आपको एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि समय बराबर क्या होता है, आपका दूरी बटा चाल होता है। आपको हमेशा ध्यान रखना कि समय बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी बटा चाल। तो 36 किलोमीटर दूरी हो गया, धारा जो है नाव की धारा की दिशा में जो है चाल कितनी मानी है हम लोग, यक्स माना है। तो 36 बटा यक्स क्या हो गया, समय हो गया। फिर जो आगे बोला गया है कि 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध जाने में जो है कितना जो है समय लगेगा, तो वाई की चाल से जाता है। तो 16 किलोमीटर जो है कितना की चाल से जाता है, वाई की चाल से जाता है। तो ये आपका धारा की दिशा में समय हो गया, ये आपके धारा के विरुद्ध जो है जाने के समय हो गया। तो दोनों का जो योग करेंगे तो दोनों का योग जो है यहाँ पर कुल समय कितना दिया गया, 10 घंटा दिया गया। यानी कि दोनों का योग बराबर कितना हो जाएगा, 10 घंटा होगा। फिर आगे एक आपका एक और इक्वेशन दिया ही गया है, एक आपका पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा इक्वेशन जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बोला गया है 3 किलोमीटर जो अनुप्रवाह यानी कि धारा की दिशा में जाता है, क्या जाता है, धारा, यानी 3 किलोमीटर जो है यक्स की चाल से जाता है। फिर बोला गया कि 1.2 किलोमीटर जो है क्या जाता है, अप स्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध दिशा में जाता है। तो धारा के विरुद्ध दिशा क्या माना, वाई चाल माना, यानी दूरी बटा चाल। तो आपका क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा। तो दोनों समय हो गया, तो दोनों का योग जो है कितना समय दिया गया, 48 मिनट दिया गया है। क्या दिया गया, 48 मिनट दिया गया। तो सभी आपकी दूरी किस में है, दूरी आपकी किस में, किलोमीटर में। या जो पहले वाला समय भी था उस किस में था, घंटा में था। तो ये भी आपका समय किस में होगा, घंटा में होगा। तो मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से भाग देते हैं। ये आपका क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन हो गया। हमें निकालना क्या है, हमसे पूछा जा रहा है कि प्रति प्रवाह यानी कि नाव के विरुद्ध जो है नाव के विरुद्ध यानी कि सॉरी धारा के विरुद्ध जो है नाव की गति क्या होगी, ये आपको निकालना है। यानी कि हमें y का वैल्यू निकालना है कि y बराबर जो है क्या होगा। तो हमें यक्स को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एलिमिनेट करना होगा। तो एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे। 12 से गुना करके यहाँ पर माइनस 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 का साइन दे देंगे। तो कितना हो जाएगा, 12 या 36 बटा यक्स हो जाएगा। तो 36 बटा यक्स माइनस 36 बटा यक्स, तो ये दोनों क्या हो गया, आपस में कट गए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16 बटा वाई हो जाएगा माइनस 1.2 इंटू 12, कितना हो जाएगा आपका पॉइंट, जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यानी कि नीचे 10 वाई, वाई कितना हो जाएगा, 12 12 144 बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस कितना हो जाएगा, 12 25 60 हो गया। यानी कि माइनस 48 बट्टा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर से क्या निकल जाएगा, आपका y का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 10y हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 160 माइनस 144, 160 माइनस 144 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बराबर में क्या हो जाएगा, 10 25 50, एलसीएम क्या हो जाएगा 5, यानी कि 10 25 50 माइनस 48। तो 50 में से 48 गया तो कितना बचा, 2 बटा 5 हो गया। कितना हो गया, बटा 5 हो गया। तो हल करेंगे तो 2 8 16 हो गया। यहाँ पर 2 5 दूनी 10 से कट गया, 2 से काटेंगे 8 को तो 4 बार में चला जाएगा। यानी कि y बराबर जो है कितना स्पीड है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि धारा के विरुद्ध जो है नाव की चाल कितनी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पर दिया गया कि दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए निश्चित सालाना दर पे निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है कितना है, यानी कि दूसरे वर्ष में जो है 3300 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज है और तीसरे वर्ष में जो है 3630 रुपये का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो राशि यानी कि उसका जो है क्या निकालना है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपको पता करना है कि वो राशि कितनी है जिस पर जो है दूसरे वर्ष में 3300 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज लगता है और 3630 रुपये तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज लगता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये जो सिर्फ ब्याज दिया गया है सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज दिया गया, यानी कि सेकेंड ईयर का ये मात्र चक्रवृद्धि ब्याज है, इसमें जो है पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं जोड़ा गया है। ये आपको ध्यान रखना, ये जो आपका ब्याज दिया गया, क्या दिया गया, सिर्फ सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया और यहाँ पर 3630 रुपये जो ब्याज दिया गया है वो सिर्फ थर्ड ईयर का यानी कि तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये जो आपका 3300 रुपया दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है और ये जो है सिर्फ तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। इसमें जो है दूसरा और पहले साल का नहीं जोड़ा गया चक्रवृद्धि ब्याज और इसमें पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं जोड़ा गया है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर से हम लोग रेट यानी कि दर निकाल सकते हैं। दर निकाल लेंगे हम लोग तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेट यानी कि दर निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या लगता है, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। क्या लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, ब्याज पर भी ब्याज लगता है। जो 3300 रुपये जो ब्याज लगा था दूसरे साल में, उसका ब्याज क्या लगा होगा, इस तीसरे साल में लगा होगा। वही तो क्या हुआ है, 3300 दूसरे साल का ब्याज जो है तीसरे साल में भी 3300 रुपया ही ब्याज लगा होगा, लेकिन उसके जो ब्याज पर यानी कि 3300 जो ब्याज लगा उसके ब्याज पर भी ब्याज लगा था, वही जो है जोड़कर आपका कितना हो गया, 3630 रुपया हो गया। यानी कि दोनों का अंतर यानी कि 3630 माइनस क्या करेंगे, 3300 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 30, यहाँ पर 3, यानी कि 330 रुपया जो है क्या लगा था, 3300 पर भी ब्याज लगा था, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज लगा था। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रेट यानी कि दर निकाल सकते हैं कि कितना प्रतिशत की दर से जो है ब्याज लग रहा था। तो 330 रुपया ब्याज था जो कि 3300 रुपया पर ब्याज था। तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे परसेंट में चेंज करेंगे तो 2 शून्य चला गया, 33 से काटेंगे तो 10 बार में चला जाएगा, यानी कि रेट यानी कि दर कितना आ गया, 10% आ गया। रेट यानी कि आपका दर कितना आ गया, 10% आ गया। तो यहाँ पर हमें रेट पता चल गया, तो रेट पता चल गया तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पहले साल का ब्याज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, पहले साल का ब्याज निकाल सकते हैं। अगर दूसरे साल का ब्याज 3300 रुपये था तो यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं हम लोग, पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं। तो पहले साल में जो है यानी कि पहले साल में जो ब्याज था, अगर मान लेंगे कि पहले साल का ब्याज 10 यूनिट था तो अगले साल में ब्याज कितना लगा होगा, 11 यूनिट लगा होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पर भी ब्याज लगता है। अगर उसका 10 यूनिट पहले ब्याज था तो उसके ब्याज पर भी ब्याज लगा होगा, यानी कि 10% पर 10% पर 10 यूनिट का 10% जो है क्या लगा होगा, ब्याज लगा होगा, यानी कि 1 यूनिट जो क्या लगा होगा, ब्याज लगा होगा। यानी कि पहले साल में अगर 10 यूनिट ब्याज लगा तो दूसरे साल में कितना लगा होगा, 11 यूनिट ब्याज लगा होगा, जो कि किसके बराबर है, 3300 के बराबर है। यहाँ पर दूसरे साल का ब्याज क्या है, 3300 रुपया। तो यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना चला जाएगा, 11 तिया 33 यानी कि 300। तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, पहले साल का ब्याज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं यहाँ पर, पहले साल का ब्याज। तो पहले अगर 1 यूनिट बराबर 300 रुपया तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 3000 हो जाएगा। यानी कि पहले साल में जो है कितना ब्याज लगा था, 3000 ब्याज लगा था। पहले साल में कितना ब्याज लगा था, 3000 ब्याज लगा था। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चल रहा है कि पहले साल का ब्याज अगर 3000 रुपये है, जो कि किसके प्रतिशत के बराबर होगा, 10% के बराबर होगा। पहले साल ब्याज जो है, पहले साल प्रिंसिपल का ही तो 10% ब्याज जो है आपका क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। पहले साल का प्रिंसिपल का ही तो 10% ब्याज जो है क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज होगा। यानी कि प्रिंसिपल का 10% ही 3000 रुपये होगा। यानी कि 10% बराबर अगर 3000 है
तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या निकल जाएगा, यानी कि P निकालेंगे, यहाँ पर परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर नीचे 100 आ जाएगा। हल करेंगे तो एक शून्य जो है यहाँ पर चला गया, क्या हो जाएगा यहाँ पर एक शून्य यहाँ पर चला गया। यहाँ पर आपका क्या है 3000 है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 300 हो गया। तो यहाँ पर आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना आ गया, एक शून्य यहाँ पर और बढ़ जाएगा, यानी कि 30,000 आ जाएगा। आपका मूलधन यानी कि प्रिंसिपल कितना आ गया, 30,000 आ गया। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक तरीके से और समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आपका रेट कितना आया, रेट आपका 10% आया, रेट यानी कि दर आपका कितना आया, 10% आया। तो हम लोग जो है यहाँ पर कितने साल तक ब्याज लग रहा है, 3 साल तक ब्याज लग रहा है। यहाँ पर दूसरे साल का ब्याज था, यहाँ पर तीसरे साल का ब्याज था। तो हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि कितने साल तक ब्याज लग रहा है, 3 साल तक ब्याज लग रहा है। तो यहाँ पर हम लोग प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हम लोग क्या मान लेंगे, रेट का जो है क्या कर देंगे, रेट जितना है उतना जो है क्या कर देंगे, उसका क्यूब कर देंगे, क्योंकि ये जो है धनराशि जो है कितने साल तक चक्रवृद्धि ब्याज लगता है, 3 साल तक। तो जितना रेट दिया गया उसका क्या कर देंगे, क्यू कर देंगे। तो यहाँ पर क्या मान लेंगे, उतना प्रिंसिपल हम लोग मान लेंगे। तो 10 का क्यू कितना होता है, 1000 होता है, यानी कि 1000 जो हम लोगों ने क्या मान लिया खुद से, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन मान लिया है। तो रेट आपका कितना है 10%, प्रिंसिपल हम लोगों ने क्या माना 1000 माना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पर लगाएंगे, ट्रीमीटर से इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है। 1000 का 10% कितना होता है, 100 होता है, यानी कि पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज जो 1000 रुपये में 10% दर से कितना ब्याज लगा, 100 रुपये लगा। फिर जो है दूसरे साल में भी कितना ब्याज लगेगा 1000 पर 10% की दर से, 100 रुपया ही लगेगा। लेकिन अब जो है पिछले 100 रुपये पर भी जो है क्या लगेगा, प्रिंसिपल के 100 रुपये पर भी जो है क्या लगेगा, 10% ब्याज लगेगा। यानी कि 100 का 10% कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर अगले तीसरे साल भी क्या लगेगा, 100 रुपये ब्याज लगेगा। लेकिन पिछले ये जो है 200 है उस पर भी अब क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो 200 का 10% कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। 200 का 10% कितना होगा, 20 होगा। फिर ये जो 10 रुपये उस पर भी अब तीसरे साल में ब्याज लगेगा। तो तीसरे साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 10 रुपये का 10% कितना होगा, तो 1 रुपये होगा। तो ये आपका क्या है, पहले साल का ब्याज है। ये आपका ये जो टोटल आपका क्या है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। और ये जो नीचे में आपका ये आपका क्या है, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये ऊपर में 100 यूनिट जो आपका क्या है, पहले साल का ब्याज है। 110 यूनिट जो आपका क्या है, दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। और ये जो है 121, तीनों को जब जोड़ेंगे तो 121 जो आपका क्या है, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकाल सकते हैं। क्योंकि 110 यूनिट बराबर जो है यहाँ पर कितने रुपये दिए गए हैं, 3300 रुपया दिया गया है। 110 यूनिट बराबर जो है कितने रुपये दिए गए हैं, 3300 रुपया दिया गया है। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 0 चला गया, 11 से काटेंगे तो 11 तिया 33, यानी कि 30 बार में चला जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर अगर 30 रुपया है तो हम लोगों ने प्रिंसिपल यानी कि मूलधन क्या माना था, 1000 रुपया माना था। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 30 रुपये है तो 1000 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे 1000 से गुना कर देंगे तो आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आ जाएगा। तो कितना आएगा, 30,000 आएगा। क्या आएगा आपका मूलधन, 30,000 आएगा। या फिर आप अगर दूसरे साल को नहीं तीसरे साल से करना चाहते हैं तो तीसरे साल का भी 121 बराबर क्या कर देंगे, 3630 कर देंगे। तो उससे भी आप क्या निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकाल सकते हैं। दोनों स्थितियों में आपका आंसर सेम आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या आ गया, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 30,000 रुपया। तो आप चाहे तो इस मेथड से बना सकते हैं या फिर आप चाहे तो इस मेथड से भी बना सकते हैं। दोनों स्थितियों में आपका आंसर सेम आएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर दिया गया है कि 2:7 के अनुपात और 4:5 के अनुपात में एसिड और पानी युक्त एसिड और पानी के दो घोल क्रमशः जो है 2:5 के अनुपात में जो है मिश्र किया जाता है। तो परिणाम घोल में एसिड और पानी का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। तो ये हम लोग क्या मान लेते हैं, कुछ समय के लिए यक्स का अनुपात मान लेते हैं। यक्स में जो है इतना 2:7 में एसिड है,
वाई में जो है 4:5 में एसिड है, और जेड में जो है दोनों को मिलाकर बनाया जाता है 2:5 के अनुपात में जो है एसिड मिलाया जाता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि यक्स में जो है एसिड और वाटर का जो है कितना अनुपात है, 2:7 है। वाई में जो है कितना अनुपात है एसिड और वाटर का, आपका 4:5 है। और दोनों को मिलाकर जो है किस अनुपात में बनाया जाता है, यानी कि एक अनुपात जेड बनाया जाता है, जिसमें जो है एसिड और पानी का जो है कितना अनुपात बनाया जाता है, 2:5 बनाया जाता है, जो कि यक्स और वाई को मिलाकर बनाया जाता है। तो पूछा गया है कि परिणाम घोल में एसिड और पानी का अनुपात, सॉरी यहाँ पर जो है जेड में जो है यक्स और वाई का भाग है, इसमें एसिड और पानी का भाग नहीं दिया गया है, यक्स और वाई का भाग दिया कि यक्स को जो है 2 भाग और वाई का जो है 5 भाग मिलाया जाता है, किसमें, जेड में। तो यहाँ पर क्या दिया गया, यक्स और वाई का भाग दिया गया, क्या दिया गया, यक्स और वाई का भाग दिया गया। तो हमें जो है यहाँ पर क्या करेंगे, एक निश्चित वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे कि यक्स का जो है कुल, यानी कि 7 2 9 से जो है यहाँ पर कोई वैल्यू हो जो कि 9 से कट जाए, और 5 4 9 का वैल्यू जो है यहाँ पर जो 5 में यहाँ पर पुट किया जाए जो कि 9 से कट जाए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों का योग कितना आता है, 9 ही आता है, और ये दोनों का योग भी कितना आता है, 9 आता है। तो ये पूरा योग को क्या करेंगे, यानी कि यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो इस 9 को क्या करेंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा, यक्स और वाई का एक निश्चित भाग निकल जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो गया, और 9 पचे 45 हो गया, यानी कि यक्स का जो है 18 भाग है और वाई का 45 भाग है। तो 18 भाग में अब हमें निकालना पड़ेगा कि एसिड और पानी का कितना अनुपात है, यानी कि 7 2 9 यूनिट बराबर जो है कितना है, 18 भाग है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा। तो हम यहाँ पर से क्या निकाल सकते हैं, एसिड और पानी का भाग निकाल सकते हैं कि यक्स का जो है कितना भाग एसिड और कितना भाग पानी जेड में मिलाया गया था। तो 1 यूनिट बराबर 2 है, तो यक्स में जो एसिड कितना हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 2 है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि यक्स में जो है एसिड 4 यूनिट मिलाया गया था यक्स का एसिड, और 7 दूनी 14 पानी मिलाया गया था यक्स का। उसी तरीके से y का निकाल लेंगे, तो y का जो है 9 बराबर कितना दिया गया है, 45 यहाँ पर आया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 9 पच्चे 45 हो जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर अगर 5 है तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, यानी कि y में जो है y का जो है 20 भाग जो है क्या था, एसिड था, अब 5 पच्चे 25, 5 पच्चे 25 क्या था, पानी था। तो यहाँ पर क्या निकल गया, यक्स में 4 जो है क्या था, एसिड था, और वाई में जो है 20 क्या था, एसिड था, यानी कि कुल जो है कितने एसिड थे, कुल जो है जेड में जो मिलाया गया तो कुल कितने एसिड थे, 20 4 24 एसिड थे, और पानी कितने थे, तो 14 जो है यक्स का पानी था और 25 जो है वाई का पानी था, यानी कि टोटल कितना पानी था, तो टोटल यहाँ पर 39 पानी था। दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है एसिड और पानी का जेड में, एसिड और पानी का अनुपात पूछा जा रहा है किसमें, जेड में जो है एसिड और पानी का अनुपात कितना है। तो यहाँ पर हल हो रहा है, तो काटेंगे 3 से, 3 8 24, यहाँ पर 3 से 13 3 39, यानी कि जेड में जो है एसिड और पानी का कितना अनुपात है, 8:13 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 बिल्कुल सही है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर जो है दिया गया क्वेश्चन में कुछ नंबर दिए गए, उसमें आपसे पूछा जा रहा है कि दिए गए डेटा का पारस, माध्यिका, और यहाँ पर उपलक नहीं होगा, आपका बहुलक होगा, आपका होगा बहुलक, पारस, माध्यिका और बहुलक का जो है, बहुलक का माध्य क्या है, ये आपसे पूछा गया था एग्जाम में। आपसे पूछा गया था कि पारस, माध्यिका और बहुलक का माध्य क्या, यानी कि तीनों का निकालने पर, तीनों जो है पारस, माध्य और बहुलक निकालने पर उसके जो है तीनों का माध्य क्या होगा, ये आपको बताना था क्वेश्चन में। तो यहाँ पर जो है सभी आप जो नंबर दिया गया उसे क्या करेंगे, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देंगे, क्योंकि माध्यिका निकालने के लिए हमें जो है सभी संख्या जो भी नंबर दी गई होती है उसे जो है असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में उसे सारा पुट करेंगे, सारा व्यवस्थित करेंगे। तो व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, 1 है, 1 जो है सबसे छोटी संख्या। तो 1 कितने बार है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ये आपका 5 बार है। 1 कितने बार है, 5 बार है, तो नीचे क्या लिखेंगे, 5 बार 1 को लिख देंगे। फिर उसके बाद आपका क्या है, 2 है, 2 जो है कितनी बार है, 1 बार, 2 बार,
3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार है। 2 आपका कितने बार है? 6 बार है। तो नीचे क्या लिख देंगे? 6 बार 2 को लिख देंगे। तो उसके बाद आपके कौन सी संख्या? 3 है। तो 3 जो है कितने बार है? 1 बार, 2 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 3 आपके कितने बार है? 4 बार है। 3 आपके कितने बार है? 4 बार है। तो 4 बार नीचे 3 को लिख देंगे। उसके बाद 4 को देखेंगे। तो 4 कितने बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, मात्र 3 बार है। तो 4 को क्या लिखेंगे? 3 बार लिख देंगे। उसके बाद आपका क्या है? 5 है। तो 5 1 बार है, 2 बार है। तो 5 को क्या लिखेंगे? नीचे 2 बार लिख देंगे। यहाँ पर जो है सभी संख्या को क्या करेंगे? मिला लेंगे कि जितनी संख्या यहाँ पर है उतनी संख्या इसे नीचे लिखी गई है या नहीं। तो यहाँ पर जो है जोड़ लेते कि कुल कितनी संख्या है? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 16 4 20। नीचे भी जोड़ लेंगे हम लोग। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 6 5 11, 11 4 आपका हो गया 15, 15 5 आपका कितना हो गया? 20। यानी कि ऊपर भी 20 संख्याएं टोटल है, नीचे भी जो है क्या है? 20 संख्या है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपको क्या निकालना है? पारस निकालना है। पारस निकालने का तरीका क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या करते। क्या करते हैं? सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या करते। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 5 है। सबसे छोटी संख्या कितनी है? 1 है। यानी कि क्या करेंगे? 5 माइनस 1 करेंगे। तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि इस पूरी संख्या का पारस कितना आ गया? 4 आ गया। माध्यिका निकालने का तरीका क्या होता है? यानी कि मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है? मीडियन निकालने का तरीका होता है कि सभी नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करेंगे और उसके बीच की संख्या को निकालेंगे। तो बीच की संख्या कौन सी होगी? एक होगी 11वीं संख्या और आपकी होगी एक 10वीं संख्या। 10वीं और 11वीं संख्या आपकी क्या होगी? बीच की संख्या होगी। तो 10वीं संख्या कौन सी हो जाएगी? यहाँ पर होगी आपका 5 5 5 3 8 8 2 10। यानी कि 10वीं और 11वीं संख्या कौन है? 2 है। यानी कि जब इसका माध्यिका निकालेंगे यानी कि 2 + 2 करेंगे बटा नीचे क्या करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल नंबर यहाँ पर जो है बीच में कितनी है? 2 है। यानी कि टोटल हो गया 4 बटा 2 यानी कि 2। यानी कि इस पूरे संख्या का माध्यिका यानी कि मीडियन कितना आ जाएगा? आपका 2 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? बहुलक। बहुलक आपको निकालना है। तो बहुलक जो है किसे कहते हैं? बहुलक जो है जो सारे नंबर में जो आपका सारा नंबर दिया गया उसमें से सबसे अधिक बार जो है कौन सी संख्या आई है। यानी कि सबसे बहुत बार संख्या जो है कौन सी संख्या आई है वही संख्या जो है क्या होती है? पूरे नंबर का बहुलक होती है। तो सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर कौन सी संख्या दिख रही है? 2 दिख रही है। 2 जो है कुल कितने बार आई है? 6 बार आई। 1 कितने बार आई थी? 5 बार आई थी। यानी कि 1 नहीं होगा आपका, क्या होगा? 2 होगा। 2 कितने बार आई है? टोटल 6 बार आई है। यानी कि पूरी संख्या में से आपका बहुलक कितना होगा? 2 होगा। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चल गया? पारस पता चल गया, मीडियन पता चल गया यानी कि माध्यिका पता चल गया और बहुलक पता चल गए। तो यहाँ पर से फिर बोला गया कि तीनों का माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने का तरीका क्या होता है? माध्य यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि एवरेज तीनों का क्या होगा। तो क्या करेंगे? तीनों का योग करेंगे सबसे पहले। तो तीनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 2 6 2 8। यानी कि 8 जो है पारस, माध्यिका और बहुलक का योग हो गया। और माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि टोटल जो यहाँ पर कितने नंबर है? 3 नंबर है। तो 3 से डिवाइड करेंगे। आंसर किस में? पूर्णांक में। तो पूर्णांक में से चेंज कर लेंगे। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 2 8। यानी कि 2.2/3 जो है क्या हो जाएगा? इस पूरे नंबर का माध्य यानी कि उसके पारस, माध्यिका और बहुलक का माध्य हो जाएगा 2.2/3। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर दिया गया है कि ए ने एक वस्तु 25% के लाभ पर बी को कोई वस्तु बेची। फिर बी ने सी को 10% के लाभ पर उसे जो है क्या कर दिया? सी को बेच दिया। फिर सी ने उसे 40% के हानि पर डी को क्या कर दी? बेच दी। तो यदि डी ने उसे 46.2 रुपये में खरीदा है तो ए और बी के जो है लाभ के बीच में अंतर क्या है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले ए का सीपी यानी कि ए जो है कितने में जो है वो खरीदा था, ए का सीपी यानी कि ए का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो जो भी आपका परसेंट दिया गया उसे क्या करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। किस में चेंज करेंगे? फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए मैं आपको इस वीडियो में बता चुका हूं कि किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो 25% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा।
10% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10 लिख सकते हैं, और 40% को जब फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2/5 लिख सकते हैं। यानी कि ए ने जो है सबसे पहले 4 यूनिट की वस्तु जो है 1 यूनिट के लाभ में बेच दिया। यानी कि ए जो है कोई वस्तु जो है 25% के लाभ पर, यानी कि 4 यूनिट का कोई वस्तु जो है 1 यूनिट के लाभ में यानी कि 5 यूनिट में उसे क्या कर दिया, बेच दिया। फिर क्या किया, बी ने सी को जो है 10% के लाभ पर, यानी कि 10 यूनिट का कोई वस्तु जो है 1 यूनिट के लाभ पर बेच दिया। यानी कि 10 यूनिट का कोई वस्तु कितना में बेच दिया, 11 यूनिट में बेच दिया। फिर बोला कि सी ने उसे जो है डी को 40% के हानि पर बेच दिया। यानी कि 5 यूनिट का कोई वस्तु 5 यूनिट का कोई वस्तु जो है 2 यूनिट के हानि में बेच दिया। 5 यूनिट का वस्तु अगर 2 यूनिट में हानि में बेचेगा तो कितना में बेच दिया होगा, 3 में बेच दिया होगा। तो इधर का सारा गुना करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ए का सीपी, ए का क्या निकल जाएगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। और इधर सारा गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगा, डी का जो है आपका निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, सीपी निकलेगा। डी का क्या निकलेगा, सीपी यानी कि क्रय मूल्य निकलेगा। तो क्या करेंगे, सभी को आपस में गुना करेंगे। गुना करने से पहले हम लोगों को यहाँ पर देखना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि दोनों के गुणज में जो है क्या कॉमन है, 5-5 कॉमन है। तो 5-5 को पहले ही काट देंगे जिससे कि गुना में आसानी हो जाए। तो 5-5 क्या हो गया, यहाँ पर कट गया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 चौक 40 हो जाएगा। यानी कि ए का जो है कितने अनुपात में है, यानी कि ए का जो है कितने यूनिट है, सीपी 40 यूनिट है, डी का कितना 11 या 33 है। ये आपका क्या है, सीपी है यानी कि क्रय मूल्य है। तो डी का जो है, डी जो है कितने में खरीदा था, 46.2 रुपये में खरीदा था। यानी कि 33 यूनिट बराबर जो है कितने रुपये है, 46.2 रुपये है। तो यहाँ पर से हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, यहाँ पर से हम लोगों को 1 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। यहाँ पर इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 या 33, पॉइंट जब हटाएंगे तो नीचे 10, ऊपर में 11 या 33 से काटे तो 11 चौ 44, 11 दूनी 22 इधर कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 14 या 42 हो जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14/10 हो जाएगा। तो हमें चाहिए क्या, ए का सीपी चाहिए। ए का क्या चाहिए, सीपी यानी कि क्रय मूल्य चाहिए। तो ए का सीपी जो है यूनिट में कितना है, 40 यूनिट है। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 14/10 रुपये है तो 40 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो इधर क्या कर देंगे, 40 से गुना कर देंगे तो आपका ए का सीपी यानी कि ए का क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो 0 चला गया, यानी कि 14 चौक 56 आ गया। क्या आ गया, ए का सीपी यानी कि ए का क्रय मूल्य आ गया। तो अब हमें क्या पता है, ए का सीपी और डी का सीपी यानी कि ए और डी का क्रय मूल्य अब हमें पता है कि कितने रुपया है। लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ए और बी के जो है लाभ के बीच में अंतर कितना है। तो यहाँ पर बोला गया कि कोई वस्तु जो है 4 यूनिट में खरीदा था, 1 यूनिट के लाभ में बेच दिया। यानी कि 4 यूनिट बराबर जो है कितने रुपये हैं, 4 यूनिट बराबर जो है कितने रुपये है, 56 रुपये है। 4 यूनिट बराबर अगर 56 रुपये है तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा वैल्यू, 14 चौक 56 हो जाएगा। 4 से जब 56 काटेंगे कितना बार में चला जाएगा, 4 बार में, यानी कि 14 बार में चला जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 14 रुपये हो जाएगा। यानी कि ए को जो है लाभ कितना हुआ था, ए को जो है 1 यूनिट का लाभ हुआ था। तो ए को जो है 1 यूनिट बराबर जो है कितने रुपये लाभ है, 14 रुपये लाभ है। यानी कि ए को जो है कितने का लाभ हुआ था, 14 रुपये का लाभ हुआ। तो अब हमें क्या निकालना है, बी द्वारा लाभ निकालना है कि बी को जो है कितने रुपये लाभ हुए थे। तो बी जो है सबसे पहले उसे खरीदा कितने में था, तो ए अगर 56 रुपये में खरीदा था, 14 रुपये के लाभ में बेच दिया, तो बी को जो है बी जो है उस वस्तु को कितने में खरीदा होगा, 56 + 14, यानी कि 56 + 14 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 70 रुपये। यानी कि बी जो है उस वस्तु को 70 रुपये में खरीदा होगा। कितने रुपये में खरीदा होगा, 70 रुपये में खरीदा होगा। यानी कि अगर बी का सीपी 10 यूनिट है, बी जो है 10 यूनिट का कोई सामान जो है 1 यूनिट के लाभ में बेच दिया था। यानी कि 10 यूनिट बराबर जो है कितने रुपये है, 10 यूनिट बराबर 70 रुपये। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 यूनिट का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, 7 रुपये हो जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पर लाभ कितने यूनिट का हो रहा था, 1 यूनिट का लाभ हो रहा था। तो 1 यूनिट बराबर जो है बी का कितना आ गया, 7 रुपये आ गया। यानी कि बी को जो है 7 रुपये का लाभ हो रहा था और ए को जो है कितने रुपये का लाभ हो रहा था,
14 रुपये का लाभ हो रहा था। तो दोनों के लाभ में अंतर कितना है, ए को अगर 14 रुपये का लाभ हो रहा था, बी को 7 रुपये का लाभ हो रहा था, तो दोनों के लाभ का अंतर कितना है, 7 रुपये अंतर है। दोनों के लाभ का अंतर कितना है, 7 रुपये। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो एक दो बार इसे रिपीट करके जरूर देखिएगा, ये इसको जो है आपको समझ में जरूर आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर दिया गया है कि 41 संख्याओं का औसत कितना है, 63 है। फिर बोला गया कि पहले 21 संख्याओं का औसत कितना है, 61.5 है, और अंतिम 21 संख्याओं का औसत कितना है, 65.5 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि यदि 21वीं संख्या को छोड़ा जाए तो शेष संख्याओं का औसत यानी कि एवरेज क्या होगा। सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा कि 41 संख्याओं का अगर औसत 63 है तो 41 संख्याओं का योग क्या होगा। तो 41 संख्या का योग क्या होगा, तो 41 इंटू 63 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 41 संख्याओं का टोटल योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 41 संख्या का कुल योग कितना है, 41 इंटू 63 है। तो ये आपका क्या हो गया, 41 संख्याओं का कुल योग आ गया। तो अब क्या करना है, अब जो है 21 संख्याओं का औसत कितना दिया गया, पहले 21 संख्याओं का औसत जो है 61.5 दिया गया है। कितना दिया गया, 21 संख्याओं का औसत 61.5 दिया गया है। तो ये पहले 21 संख्याओं का कुल योग आ गया। क्या आ गया, कुल योग आ गया। फिर अंतिम 21 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, अंतिम 21 संख्याओं का औसत 65.5 दिया गया। तो ये क्या आ गया, आपका अंतिम 21 संख्याओं का योग आ गया। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि 21वां नंबर जो है इसमें भी जोड़ा गया, 21वां नंबर जो है ये दूसरे वाले अंतिम दूसरे वाले में भी जोड़ा गया होगा। यानी कि 21वां नंबर जो संख्या है वो पहले वाले में भी जोड़ दिया गया, और 21वां नंबर जो संख्या है वो दूसरे वाले में भी, दूसरे वाले औसत वाले संख्या में भी जोड़ दिया गया है। तो जब इन दोनों का योग करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो है 2 बार 21 को जोड़ दिया जाएगा। 21वां नंबर संख्या को इसमें क्या किया गया होगा, 2 बार जोड़ दिया गया है। तो जब 2 बार 21वां नंबर इसमें जोड़ दिया गया है और इसके योग से जब माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 21वां नंबर कितना है उसका निश्चित वैल्यू हमें क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, उसका योग निकाल लेंगे। तो योग जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर योग निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 आपका यहाँ पर कॉमन हो जाएगा। 61.5 65.5 को जब जोड़ेंगे, यहाँ पर 21 कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 61.5 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 65.5 हो जाएगा। अंदर को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 इंटू आपका कितना हो गया, 62, यानी कि 5 2 7 6 6 12, यानी कि 127 हो गया अंदर का योग। तो ये आपका क्या आ गया, 21वां नंबर तक का, यानी कि पहली 21 संख्या और अंतिम 21 संख्याओं का कुल योग आ गया। और ये आपका क्या है, टोटल 41 संख्याओं का योग है। दोनों का क्या करेंगे, अब अंतर निकालेंगे तो हमें 21वां नंबर यानी कि 20 नंबर जो है आपका क्या निकल जाएगा, 21 नंबर जो है आपका निश्चित संख्या जो है क्या है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी कि 41 इंटू 63 माइनस, सॉरी उल्टा यहाँ पर होगा, 21 इंटू 127 माइनस 41 इंटू 63 होगा। तो दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, दोनों में कॉमन हमें दिख रहा है 21 कॉमन दिख रहा है, तो 21 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 127 माइनस 41 तिया 63, तो कितना बचेगा, यहाँ पर 63 की जगह 3 बचेगा, क्योंकि 21 हमने कॉमन ले लिया। तो 41 तिया कितना होगा, 3 4 तिया 12, तो 21वां संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, अंदर में क्या बचा, 4 बचा माइनस करके। तो 21 चौक 84, यानी कि 21वां नंबर का निश्चित वैल्यू कितना है, 84 है। 21वां नंबर का निश्चित वैल्यू क्या है, 84 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 41 इंटू 63 माइनस 84 करना पड़ेगा, क्योंकि 21वां नंबर को बोला गया है कि निकाल दिया जाएगा, तो उसका शेष का औसत क्या होगा। 21वां नंबर को निकालने के लिए क्या करेंगे, 41 इंटू 63 माइनस 84 करेंगे। तो 41 इंटू 63 कितना आता है, तो 3 4 तिया 12 आपका हो गया, फिर 3 दूनी 6 12 दूनी 24 होगा, तो 3 हो गया, 6 2 8 24 1 25, यानी कि 2583 माइनस क्या करेंगे, 84 करेंगे, तो शेष संख्याओं का यहाँ पर योग निकल जाएगा। तो योग कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 4 13, यहाँ पर 9 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 2499 हो गया। तो क्या करेंगे, 2499। अब जो है संख्याएं कितनी बची है, 21वां नंबर संख्या को निकाल दिया गया, यानी कि एक संख्या को निकाल दिया गया, तो बचा कितना संख्या, 40 संख्याएं बची हुई है।
तो 40, तो यहाँ पर जब जीरो हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, तो 4 से भाग देंगे तो 4 छक 24, फिर आपका 4 दूनी 8 हो गया, एक बचा तो 19, 4 चौक 16, 3, 4 7 28 और फिर 4 पच्चे 20 हो जाएगा। यानी कि 62.475 जो है क्या हो जाएगा, उन 40 संख्याओं का यानी कि उन शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, 62.475 होगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर दिया गया है कि एक निश्चित राशि पर 6% सालाना ब्याज दर से साधारण ब्याज 5.21/2 वर्ष में 2541 रुपये है। वही राशि 5.2/3 वर्षों में सालाना 8.1/7% ब्याज की दर पर कितनी होगी, ये आपको से पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना पड़ेगा। तो आपको साधारण ब्याज में एक मात्र फॉर्मूला याद रखना होता है, क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100 इक्वल टू आपका क्या होता है, ESI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो ये एक मात्र फॉर्मूला आपको साधारण ब्याज में याद रखने की जरूरत होती है। इससे लगभग सारे प्रश्न आपके साधारण ब्याज के हल हो जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकालना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल को क्या करेंगे, आगे P से इसे डिनोट कर देंगे। रेट यानी कि दर कितना दिया गया, पहले 6% दिया गया, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। समय यानी कि टाइम कितना दिया गया है, 5.1/2 दिया गया। तो जब इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 की 11/2, कितना हो जाएगा 11/2, नीचे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इक्वल टू आपका क्या निकाल जाएगा, ESI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है। तो साधारण ब्याज यहाँ पर कितना दिया गया, 2541 दिया गया है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, 2541 आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हो गया। तो इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन निकल जाएगा। तो इसे हल करते हैं तो 2 तिया 6 हो गया, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 3 बचा तो 11 तिया 33, 1, 3 से काटेंगे तो 3 7 21, 3 7 21। प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना आ गया, 7700 रुपये जो है आपका क्या आ गया, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल आपका आ गया। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, दूसरे यानी कि दूसरे वर्ष और दूसरे रेट के हिसाब से जो है उसका आप क्या निकाल सकते हैं, साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद आप क्या निकाल सकते हैं, उसके बाद आप अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकाल सकते हैं, क्योंकि आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पर अमाउंट ही पूछा जा रहा है कि इतने वर्षों में यानी कि 5.2/3 वर्षों में 8.1/7% दर से कितना अमाउंट कुल हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर प्रिंसिपल आपसे पहले निकल गया यहाँ पर है, तो यहाँ पर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है, 7700 रुपया। समय कितना है अगले में, तो समय यहाँ पर दिया गया 5 तिया 15, 5 तिया 15, 2 17/3। यहाँ पर क्या करेंगे 17/3, तो 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। फिर यहाँ पर रेट कितना है, तो 8 7 56, 1 57/7 यानी कि 57 और 7 आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे आपका क्या आ जाएगा, 100 से डिवाइड भी इसे करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट यानी कि नया साधारण ब्याज आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसे हल करते तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया, 7 से काटेंगे तो 11 7 77 हो गया, 3 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 19 तिया 57 हो जाएगा। तो 19 × 11 × 17 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा 19 × 11 कितना हो जाता है, 209 होता है। 17 करेंगे तो 17 नमा आपका कितना हो जाता है, 153, 2 शून्य 17 दूनी 34 यानी कि 3553 यानी कि 3553 रुपये जो है क्या बन रहा है, आपका साधारण ब्याज बन रहा है अगले वाले में। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, अमाउंट यानी कि आपसे मिश्र धन पूछा जा रहा है। तो ये आपका साधारण ब्याज हो गया। मूलधन आपका कितना था, 7700 रुपया था। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, अमाउंट यानी कि मिश्र धन निकल जाएगा। तो इसे जोड़ेंगे आपस में तो 3 हो गया, यहाँ पर 5 हो गया, 7 5 12 हाथ में 1, 7 3 10 1 11 यानी कि 11,253 रुपये जो है क्या बनता है, अमाउंट यानी कि मिश्र धन बनेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर एकमात्र फॉर्मूला आपको याद रखना है, P × R × T/100 इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज होता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ये आपका क्या दिया गया, ये आपके पहले वाले ही ग्राफ है। इसमें शहर के नाम, छात्रों की संख्या और उनका लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया गया। तो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है आपसे,
क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ए विद्यालयों में लड़कों की संख्या, ए विद्यालय में लड़कों की संख्या, ई विद्यालय में लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो ए विद्यालय में जो है कुल छात्र कितने हैं, 680 छात्र है, और अनुपात में जो है कुल कितने यूनिट है, 9 8 17 यूनिट है, यानी कि 17 यूनिट बराबर जो है 680 छात्र है। तो एक यूनिट बराबर कितने हो जाएंगे, 17 चौक 68 हो जाएंगे, यानी कि एक यूनिट बराबर 40 स्टूडेंट है। तो हमें चाहिए क्या, ए में जो है लड़कों की संख्या चाहिए। तो लड़कों का जो है यूनिट में यहाँ पर वैल्यू कितना, 9 यूनिट है। तो जब एक यूनिट का वैल्यू अगर 40 छात्र है तो 9 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 से गुना कर देंगे, यानी कि 360 छात्र जो है ए में क्या है, लड़के हैं। 360 छात्र ए में क्या है, लड़की है। तो हमें अब चाहिए क्या, ई में जो है लड़कियों की संख्या चाहिए, तभी तो दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं। तो ई में जो है कुल कितने छात्र हैं, ई में कुल 900 छात्र है। ई में कुल कितने छात्र हैं, 900 छात्र हैं। कुल जो है रेशियो में जो है कितने यूनिट छात्र है, तो 13 रेशियो 12, यानी कि कुल कितना है, 25 यूनिट छात्र है। तो 25 यूनिट बराबर कितना है, 900 है। तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 25 से जब काटेंगे तो 25 दिया 75, 15 बचा तो 25 से 150, यानी कि एक यूनिट बराबर 36 है। तो हमें चाहिए क्या, लड़कियों की संख्या चाहिए। क्या चाहिए, लड़कियों की संख्या चाहिए। तो लड़कियों का अनुपात में जो है कितने यूनिट था, तो 12 यूनिट था। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 36 है तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 36 इंटू 12 करेंगे तो 360, और 72 कितना हो जाएगा आपका, 432 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 432, यानी कि ई में जो है लड़कियों की संख्या कितनी है, 432 है। पूछा क्या जा रहा है, दोनों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो 360 अनुपात क्या करेंगे, 432 करेंगे। 18 से काटेंगे तो 18 दूनी 36, जीरो। फिर आपका हो गया 18 दूनी 36, कितना बचेगा, 4 3 60, 18 चौक 72, 4 से कट रहा है तो फिर से काट देंगे, 4 5 20 और 4 6 24, यानी कि दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 5:6 आएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर दिया गया है कि 28 सेंटीमीटर की ऊंचाई के बिल्कुल वृत्तीय बेलन का सिलेंडर, यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई बेलन है जिसकी ऊंचाई यानी कि हाइट 28 सेंटीमीटर है और उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लैटरल सरफेस एरिया कितना, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बेलन का आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, त्रिज्या पता होना चाहिए, यानी कि रेडियस हमें निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दो फार्मूला यहाँ पर पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि बेलन का यानी कि सिलेंडर का लैटरल सरफेस एरिया पता होना चाहिए। किसके, सिलेंडर यानी कि बेलन का। तो बेलन का जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr(h) होता है। क्या होता है, 2πr(h) होता है। फिर हमें निकालने के लिए क्या बोला है, बेलन का आयतन निकालने के लिए बोला है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr² होता है। क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला πr² होता है। तो दोनों फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेटरल सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर से रेडियस यानी कि त्रिज्या निकालेंगे। यहाँ पर फॉर्मूला क्या दिया गया, 2π, पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। आर यानी कि त्रिज्या निकालना है तो आर को आर रहने देंगे। एच यानी कि ऊंचाई कितना दिया गया है, यहाँ पर 28 दिया गया। कितना दिया गया, 28, तो यहाँ पर ऊंचाई 28 लिख देंगे। और यहाँ पर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कुल कितना दिया गया, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया, यानी कि कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना, 176 है। यहाँ पर से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, आर यानी कि रेडियस यानी कि त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो इसे हल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 चौक 176 हो जाता है, 4 सत्ते 28 हो जाएगा, 7 से 7 कट गया, यानी कि त्रिज्या जो है कितना है, 1 सेंटीमीटर है। यानी कि सिलेंडर यानी कि बेलन का त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो अब हमें त्रिज्या भी पता है, ऊंचाई भी पता है, तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उस बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। रेडियस यानी कि त्रिज्या का कितना है, 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। हाइट यानी कि ऊंचाई कितना दिया गया था, 28 सेंटीमीटर दिया गया, तो यहाँ पर 28 लिख देंगे। 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28। अब 22 चौक कितना होता है, 88 होता है, यानी कि 88 सेंटीमीटर क्यू जो है क्या हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर क्यू जो है उस बेलन का आयतन होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो ये दोनों फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25।
यहाँ पर दिया गया कि दो पाइप ए और बी क्रमशः जो है 12 मिनट और 15 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। फिर बोला गया कि जब एक आउटलेट पाइप यानी कि निकासी पाइप है, क्या है, आउटलेट पाइप है, इससे क्या हो रहा है, पानी बाहर निकल रही है। ये दोनों पाइप क्या है, इनलेट पाइप है, यानी कि पानी जो है क्या हो रही है, इन दोनों पाइप द्वारा भरा जा रहा है। सी द्वारा जो है क्या किया जा रहा है, पानी निकाला जा रहा है, यानी कि ये आउटलेट पाइप है। तो बोला गया कि जब एक आउटलेट पाइप सी भी जो है क्या कर दिया जाता है, खोल दिया जाता है, तो तीनों पाइप जो है एक साथ टैंक को 10 मिनट में भर सकते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि सी अकेले कितने मिनट में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। तो अभी आपको इसी वीडियो में बताया गया है कि टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम, यानी कि टोटल वर्क आपका हो गया कुल कार्य इफिशियंसी यानी कि कार्य क्षमता, टी से टाइम यानी कि समय होता है। तो यहाँ पर बोला क्या गया है, यहाँ पर बोला गया कि ए जो है किसी टैंक को 12 मिनट में भर सकता है, बी जो है उसी टैंक को कितने मिनट में भर सकता है, 15 मिनट में भर सकता है। और जब एक आउटलेट पाइप सी भी खोल दिया जाता है तो तीनों पाइप जो है 10 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि ए भी खुला हुआ है, बी भी खुला हुआ है और सी भी खुला हुआ है। सी लेकिन क्या है, एक आपका निकासी पाइप है, सी क्या है, निकासी पाइप है। तो तीनों मिलकर जो है कितने समय में भरते हैं, तो 10 मिनट में भरते हैं। तो क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे। 12, 15, 10 का एलसीएम कितना होता है, तो 60 होता है। 12, 15, 10 का एलसीएम कितना होता है, 60 होता है। तो 60 को जब 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। 60 को जब 12 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। यानी कि ए जो है कितने की कार्य क्षमता से जो है उसे जो है भरता है, तो 5 की कार्य क्षमता से भरता है। और जब 60 को 15 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि बी जो है उस टैंक को जो है 4 की कार्य क्षमता से भरता है। और जब ए, बी और सी तीनों से खोल दिया जाता है तो कितने की कार्य क्षमता से भरता है, 60 को जब 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी कि तीनों मिलकर जो है 6 की कार्य क्षमता से उस टैंक को भरते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ए 5 के हिसाब से भरता है, ए जो है 5 यूनिट भरता है, बी 4 यूनिट भरता है, लेकिन जब तीनों को खोल दिया जाता है तो मात्र 6 यूनिट भरता है। लेकिन जब सिर्फ ए और बी को खोला जाएगा तो कुल कितने यूनिट भरेगा, 5 4 9 यूनिट। लेकिन जब तीनों को खोल दिया जाता है तो मात्र कितना भर रहा है, 6 यूनिट भर रहा है। यानी कि सी जो है क्या कर रहा है, पर मिनट में जो है पर मिनट 3 यूनिट खाली कर रहा है। तभी तो दो ए और बी मिलकर 9 यूनिट भर रहे हैं, लेकिन जब तीनों को खोल दिया जाता है तो मात्र 6 यूनिट भरता है। यानी कि सी जो है 3 यूनिट जो है प्रति मिनट क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। सी जो है 3 यूनिट क्या कर रहा है, प्रति मिनट खाली कर रहा है। तो अब हमें क्या पता चल गया कि पर मिनट में जो है 3 यूनिट खाली कर रहा है, यानी कि सी की इफिशियंसी कितनी पता चल गई, हमें 3 पता चल गए। और कुल कार्य जो है उसे यानी कि कुल खाली जो है कितना करना है, 60 यूनिट जो है उसे खाली करना है। 3 यूनिट के हिसाब से वो खाली करेगा। तो अब आपको निकालना है कि कितने समय में जो है सी खाली कर देगा। तो टाइम बराबर क्या होता है, कुल कार्य, यानी कि कुल जो है कितना भरना है, तो 60 भरना है। कितने की कार्य क्षमता से भरेगा, कितने की कार्य क्षमता से खाली करेगा, तो 3 की कार्य क्षमता से खाली करेगा। तो आपका क्या निकल जाएगा, समय निकल जाएगा। यानी कि सी जो है कितने की समय में से जो है खाली करेगा, 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6। यानी कि सी जो है उस टैंक को 20 मिनट में जो है क्या कर सकता है, अकेले उस टैंक को खाली कर सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।